और दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। आज टॉपिक हमारा क्या है? तो आज जो टॉपिक हमारा है वो है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़। दोस्तों तो हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़ जुलाई मंथ और एज वेल एज अगस्त मंथ। ये दो क्लास आपने कर लिया। इस दो क्लास में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर भी है। ये दोनों क्लास आपने कर ली। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो आप मान के चलो कम से कम आपका, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 6 नंबर यहीं से बनेगा आपका। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस, और जो अभी एबीपीएस पीओ मेंस है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद और भी सारे एग्जाम है, सब में इंपॉर्टेंट है भाई। तो गाइस थैंक यू सो मच आप लोग कमेंट के लिए, और धन्यवाद। आप लोग काफी अच्छे से क्लास कर रहे हैं, आप लोगों को देख के मोटिवेशन मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज जुलाई मंथ। हम पहले जुलाई मंथ की बात करेंगे। सिंगल इंफॉर्मेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए नोट्स, तो पीडीएफ तो आपको हम दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए मैंने पीडीएफ बना लिया है एमसीक्यूज का, यानी आपको इस क्लास के बाद मिलेगा एमसीक्यूज का पीडीएफ पूरा जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, ताकि आप तो प्रॉपर इसे रिवाइज भी कर सको, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन दोस्तों। और आपको पता है इसकी अनअकैडमी आपको दे रही है काफी ड्रास्टिक एक डिस्काउंट प्राइस में, और प्राइस आपका जो है वो है 1799 का, और ये कल आपका एंड हो जाएगा, कल प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अनअकैडमी परचेस करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाएं, हमारा कोड है एवीपी, इसे आप लगाएं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए सो गाइस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला ही इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर। और यहां पे दोस्तों क्या बोला गया है? यहां पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइटन द आधार इनेबल्ड ऑनबोर्डिंग एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स टू कर्ब फ्रॉड रिस्क, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब क्या है, आपको ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है दोस्तों। यहां पे हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए थे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर ही है, और ये जुलाई मंथ की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, देखो तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। यहां बेटा क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि इन अ मूव इट्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड कर्बिंग राइजिंग इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशू अ न्यू गाइडलाइंस टू स्ट्रीमलाइन द ऑनबोर्डिंग। देखो क्या लिखे, तो बेटा बोल रहे हैं टू स्ट्रीमलाइन द ऑनबोर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स। देखो अब ये ध्यान समझो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता क्या है? तो गाइस जैसे मान लीजिए कल को आप एक बैंक में जाओगे, आप एक शहर में जाओगे, वहां पर आपकी ब्रांच है, और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि अपने ब्रांच का बिजनेस बढ़ाएं। तो आपके शहर में ऐसे एरिया जो गांव के एरिया है और जहां पे बैंक की ब्रांच नहीं है, तो बेटा वहां पर भी आपको बैंकिंग करनी होती है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप एजेंट अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, या हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स। तो बेटा इनको एज ए एजेंट हम हायर करते हैं, और इनको भेजते हैं हम गांव को, भेजते हैं कि अब जाके ट्रांजैक्शन कीजिए। तो ये वही बात दोस्तों हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको बेटा पढ़ना है, हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए दोस्तों। नियम क्या बनाए वो देखिए। अब कैसे आपको पढ़ाई करनी है, देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बैंक है और जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, हैव बीन डायरेक्टेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद इन द 3 मंथ ऑफ द इशुएंस डेट। यानी दोस्तों जब ये नियम आ जाएगा तो सारे बैंकों को और एनपीसीआई को 3 मंथ के अंदर अंदर ये नियम मानने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ये नियम कब से एप्लीकेबल होगा? तो बेटा ये नियम एप्लीकेबल हुआ है जनवरी 1, 26। तो जनवरी 1, 26 को नियम ये आ जाएगा, और फिर बैंकों को और एनपीसीआई को 3 मंथ का टाइम मिलेगा नियम मानने के लिए, ठीक है। आगे देखो अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं अबाउट द डायरेक्टिव। तो नियम क्या है दोस्तों, नियम है क्या? तो बेटा नियम ये है टू प्रिवेंट मिसयूज एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ईच आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर will now be allowed to work with only one acquiring bank, ठीक है दोस्तों। तो जिन बच्चों को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं फुल फॉर्म याद कर लो। तो बेटा यहां पर क्या बात हो रही है, तो पहले क्या होता था, तो बेटा पहले ऐसा था कि जो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं, मतलब जो ये एजेंट हैं, ये कई सारे बैंक के लिए काम करते थे। तो अब इनको सिर्फ एक बैंक के लिए काम करना रहेगा।
ये नियम नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो और क्या बोल रहे हैं, और बेटा क्या बोल रहे हैं, द आरबीआई हैज ऑल्सो मैंडेटेड ongoing monitoring of operator activity. Bank must set transaction limit based on the operator risk profile. इसका बेटा मतलब क्या, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो बैंक होते हैं ये एजेंट अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आप इन्हें ऑपरेटर बोल लो, आप इन्हें बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बोल लो। तो बेटा यहां पर क्या बोला आरबीआई बैंकों से कि देखो भाई, तुम इनको गांव में भेज रहे हो और तुम इनको एक लिमिट दे रहे हो ट्रांजैक्शन करने की, यानी पैसा डिपॉजिट करवाना, विड्रॉल करना। तो आप इनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, यानी कहने का मतलब जो मान लो आप जिसे जानते हो तो उसका ट्रांजैक्शन लिमिट आप बढ़ा सकते हो, बट जिसे आप नहीं जानते हो तो उसका ट्रांजैक्शन लिमिट आप कम कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल। यानी जो ट्रांजैक्शन लिमिट ये कर सकते हैं आपके बिहाफ पर, तो उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कीजिए। तो बेटा ये है रूल नंबर 2, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एंड इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन पैटर्न अलाइन विद द ऑपरेटर रजिस्टर्ड लोकेशन। इसका बेटा मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑपरेटर को आप किसी गांव में भेजते हो तो आप एक मेक श्योर कीजिए कि ट्रांजैक्शन उसी गांव में हो रहा है। अब मालूम चला आपने कहीं और भेजा है, अब वो कहीं और चला गया, तो जिस लोकेशन पे आपने भेजा है ट्रांजैक्शन उसी लोकेशन पे होना चाहिए। तो रूल नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ऑल द आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम participants are now required to adhere the operational rules and guidelines issued by NPCI, the designated system provider for APS under the Payment and Settlement System Act 2007। अब बेटा ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ये दोस्तों देखो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गाइडलाइंस दे रहा है, हम मान चुके, लेकिन रिजर्व बैंक को पावर कहां से मिली। तो बेटा रिजर्व बैंक ने किस सेक्शन और किस एक्ट के थ्रू ये गाइडलाइंस दिया है, तो बेटा क्या यहां पर है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यानी बेटा ये वो एक्ट है जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दिया है, और ये सारे बैंकों को और जो एनपीसीआई है उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या बात हो गई, यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो अब दोस्तों और क्या बोल रहे हैं, देखो The new norms require acquiring bank यानी जो बैंक हायर करता है, जो बैंक एक्वायर करता है, to conduct rigorous due diligence of Aadhaar enabled payment system touch point operator such as business correspondent या बैंक मित्रा at the time of onboarding। अब बेटा ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जो बैंक है जो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को हायर करते हैं, जिन्हें बेटा हम लोग बैंक मित्र भी बोलते हैं या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, तो जब बैंक ऑनबोर्ड करें ऐसे लोग को, मतलब हायर करें, तो बैंक को प्रॉपर एक रिसर्च करना चाहिए अपने इन ऑपरेटर के लिए, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं या फिर जो ये लोग हैं बैंक मित्र करेस्पॉन्डेंट, तो इनके लिए आपको काफी डीप में जाके रिसर्च करना चाहिए, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, इन लाइन विद द केवाईसी प्रोसीजर laid out in the Reserve Bank of India Master Direction on the Know Your Customer 2016। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब ये हो गया, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई बोल रहा है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी किसी एजेंट को एक्वायर करिए तो आप उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, यानी आप उसका केवाईसी सर्च कीजिए। केवाईसी का बेटा मतलब क्या होता है, केवाईसी का मतलब होता है वो कहां पे रहता है, एड्रेस प्रूफ, उसकी आईडी क्या है, आईडी प्रूफ। और ये आप क्यों करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर डायरेक्शन ऑन द केवाईसी 2016 नॉर्म के हिसाब से आप करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, फर्दर ऑपरेटर्स हु हैव बीन इनएक्टिव फॉर मोर देन 6 months विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो केवाईसी अपडेट बिफोर दे कैन रिज्यूम ऑपरेशन। अच्छा अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अब बेटा मान लो कोई व्यक्ति था जो किसी बैंक के लिए काम करता था, लेकिन अब 6 महीने से वो बैंक के लिए काम नहीं कर रहा था, अब बैंक ने दोबारा उसे हायर किया, यानी उसके 6 मंथ का गैप हो चुका है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि अगर 6 मंथ का गैप हो गया है फिर उसे आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो आप उसका भी केवाईसी अपडेट कीजिए। केवाईसी का मतलब भाई आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, यानी विदाउट केवाईसी अपडेट किए आप काम नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मान लो आप वो काम पहले से किया है, उसका केवाईसी हमारे पास है, हम क्यों चेक करें, तो आपको दोबारा भी चेक करना पड़ेगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों दे रहे हैं। तो यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो जाएगी। इंफॉर्मेशन बड़ी है लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लो आपने क्या पढ़ा है दोस्तों।
तो यहां पर बेटा क्या बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक मास्टर सर्कुलर दिया था, उसमें क्या बोला गया था कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो ऑपरेटर होते हैं, जिन्हें हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बोलते हैं या बैंक मित्र बोलते हैं, तो अगर उन्हें कोई बैंक ऑनबोर्ड करता है तो क्या क्या नियम कानून है उसकी बात यहां पे दोस्तों हो रही है। ठीक है, तो पहले स्लाइड से तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम के हिसाब से। तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन यहां ध्यान दो, यानी ये जो गाइडलाइंस आई है ये कब से लागू हो जाएगी, तो बेटा लागू कब से होगी, तो जनवरी 1 26 से। तो पहले पॉइंट ये पढ़ लो। फिर क्या बोल रहे हैं, अब जब ये गाइडलाइंस आ जाएगी तो सारे बैंकों और एनपीसीआई को 3 मंथ का समय मिलेगा। 3 मंथ में आपको मतलब सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है। 2 पॉइंट। ठीक, फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि एक जो ये ऑपरेटर है ये सिर्फ एक बैंक के लिए काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, फिर बेटा बोल रहे हैं कि बैंकों को जो ये ऑपरेटर है, जो बैंक एक्वायर कर रहा है, तो उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही ट्रांजैक्शन लिमिट को आप डिसाइड कीजिए और ये मेक श्योर कीजिए कि जिस लोकेशन पे आपने भेजा है उसी लोकेशन पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं तो रिजर्व बैंक ने पावर कहां से दिया, मतलब कहां से इशू किया गाइडलाइंस, तो अकॉर्डिंग टू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, फिर दोस्तों एक पॉइंट और आया। अब दूसरा पॉइंट, तो बैंक जो एक्वायर कर रहे हैं इन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को या टच पॉइंट ऑपरेटर को, तो भाई आपको दोस्तों उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए और उनका केवाईसी क्या है यह भी देखना चाहिए। केवाईसी का मतलब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और किसके हिसाब से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर डायरेक्शन ऑन द केवाईसी 16 में आया था उसके हिसाब से। ठीक है, और फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट बेटा क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑपरेटर है जो बैंक में 6 महीने पहले काम कर रहा था, यानी 6 मंथ का गैप हो गया, तो जब वो दोबारा आएगा तो फिर से आप उसका केवाईसी अपडेट कीजिए। तो ये दोस्तों नियम है। आई होप गाइस कि आपको पहली इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। तो अगर पहली इंफॉर्मेशन क्लियर दोस्तों हो चुकी है तो कमेंट में एक बार दिल बना दो और हर हर महादेव लिख दो एक बार यार, जल्दी से फटाक से। ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है एग्जाम के लिए भी और आपके इंटरव्यूज के लिए भी। दोस्तों ध्यान से एक बार फटाफट फटाफट जल्दी 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 पहली इंफॉर्मेशन। महादेव महादेव हर महादेव। हाँ, तुम लोग को इसमें बड़ी मजा आता है जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे ना। चलो, तो पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पे हमारी कंप्लीट होती है। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर पढ़ा, पहली इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे न्यूज नंबर 2 की। दोस्तों अब न्यूज नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो बेटा न्यूज नंबर 2 में बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों हमारे देश में एक कंपनी काम करती है इंस्टीफी फिनटेक। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल गया है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर, पूरी इंफॉर्मेशन दो। अच्छा, मैं आपको यहां पे एडवाइस करूंगा, अगर आप सीरियसली क्लास पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ। क्यों दोस्तों, क्योंकि बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कंपनियों को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया हुआ है, तो बाद में ना आपको बड़ा दिक्कत पड़ेगा। तो अभी एक पेज ले लो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस जिस कंपनी को, ये क्योंकि भाई 2 महीना है तो बेटा 2 महीने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन जिन कंपनी को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है, आप एक नोट्स बना लोगे ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इसे प्रॉपर जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओ, है ना। देखो, तो बेटा जो कंपनी है इंस्टीफी, ये पणजी बेस्ड कंपनी है, गोवा। हाँ, तो भैया क्या बोल रहा है कि इसको लाइसेंस मिल गया फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, कि बेटा ये काम, अच्छा इनको बेटा फाइनल लाइसेंस मिला है। फाइनल, ये भी मेंशन करना कि इनको फाइनल लाइसेंस मिला है कि इनको इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिला है। मैंने दोनों का डिफरेंस बताया है। तो बेटा इन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपको फाइनल लाइसेंस नहीं मिला है, आपको बस एक तरह का मतलब कह लो कि फॉर शॉर्ट टर्म के लिए लाइसेंस मिला है। तो बेटा इनको मिला है फाइनल लाइसेंस, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये दोस्तों काम कर सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर कहां से मिलता है कि वो किसी कंपनी को एज अ पीए लाइसेंस दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो एक हमारी ये दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे और न्यूज नंबर 3 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा वाला पॉइंट है। तो आरबीआई यहां पे क्या बोल रहा है, तो बेटा क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्थ है, मतलब हमने जो इंडिया के बाहर से उधार लिया है, तो ये दोस्तों बढ़ गया है और ये बढ़ के $736 बिलियन हो गया है। और बेटा क्या बोल रहे हैं, यानी कि हमारी जीडीपी का 19.1%। सोचो, यानी जो हमारी जीडीपी है उसका 19.9% हमारे ऊपर उधारियां हैं इस समय।
तो पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या होगी, यहां पर ध्यान से देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। देखो क्या बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों रिपोर्ट क्या किया है दैट द इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट ये दोस्तों बढ़ गया, कितना 10% बढ़ा है, हाँ 10% टू द 736.3 बिलियन डॉलर, ठीक, एट द एंड ऑफ द मार्च 25 कंपेयर टू द 668 बिलियन डॉलर एट द एंड ऑफ द मार्च 24। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको हम एक साल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी हम यहां पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं मार्च 24 से मार्च 25 के बीच में। तो जहां दोस्तों मार्च 24 में हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट था यानी देश के बाहर का उधार वो था 668.8 बिलियन डॉलर, और जो दोस्तों मार्च 25 मतलब एक साल के बाद एंड होते होते ये दोस्तों 736.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया, यानी एक साल में 10% का हमारा उधार बढ़ा है। एक्सटर्नल डेब्ट का बेटा मतलब क्या होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हमें उधार देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें उधार देता है, हमारे देश की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, ये दोस्तों बाहर से उधार लेते हैं। जैसे आप पढ़ते नहीं हो कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेबीआई से उधार ले लिया, आप पढ़ते रहते हो, तो ये वही सब है दोस्तों, यानी देश के बाहर से उधार। तो ये पॉइंट आपके सामने है, आगे बढ़िए। अब गाइस क्या बात हो रही है, द एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज टू 19.1% एट द एंड ऑफ द मार्च। दोस्तों वहीं एक साल पहले ये 18.5% था 24 में दोस्तों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान देना। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, देखो अब गाइस यहां पर तो उधार की बात हो गई, क्लियर है ना, कि भारत ने कितना उधार लिया हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, वो तो क्लियर है। अब दोस्तों जो हम उधार लेते हैं वो उधार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहां पर आपको क्या बता रहे हैं, देखो टोटल उधार इतना 736.3 बिलियन डॉलर। हाँ तो बेटा अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है दोस्तों, हाँ तो बेटा ये लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ये आपका 601.9 बिलियन डॉलर है, यानी टोटल जो हमारा उधार है 736.3 बिलियन। तो इसमें से दोस्तों आप देखो तो 601.9 बिलियन डॉलर ये हमने लॉन्ग टर्म का उधार लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का उधार ज्यादा है, ठीक है। वहीं का शॉर्ट टर्म, तो बेटा शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेटा 134.5 बिलियन डॉलर। तो हमने आपको टोटल लोन को दो पार्ट में डिवाइड भी करके दिखा दिया, लॉन्ग टर्म इतना अमाउंट है, शॉर्ट टर्म इतना अमाउंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहां तक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब दोस्तों क्या बता रहे हैं कि जो हमने उधार लिया है, जो हमने उधार लिया है वो किस किस करेंसी में उधार लिया है, तो कौन कौन सी करेंसी में, देखो तो बेटा सबसे ज्यादा हमने उधार लिया है यूएसडी में 54.2%, नंबर 2 पर इंडियन रुपी 31.1%, नंबर 3 पर येन, नंबर 4 पर एसडीआर, ये दोस्तों करेंसी है आईएमएफ की, और नंबर 5 पर यूरो 3.2%। तो यूएसडी, इंडियन रुपी, येन, एसडीआर और यूरो ये सबसे बड़ी बोरोइंग है दोस्तों। तो ये परसेंटेज में है, आप देख लो। आप एक काम करना, टॉप 3 तो याद कर ही लो यार, तो टॉप 3 आप याद कर लो, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यहां दोस्तों एक इंफॉर्मेशन हमारी ये हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों। न्यूज नंबर 4 में हम क्या बता रहे हैं आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है श्री केशवन रामचंद्रन को एज द न्यू ईडी, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नए ईडी अपॉइंट हुए, ईडी का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है केशवन रामचंद्रन जी हैं, ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन याद देखो। तो भैया केशवन रामचंद्रन जी ये दोस्तों प्रमोट हुए, अपॉइंट हुए एज द ईडी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं तो बेटा ये बोल रहे हैं कि ईडी बनने से पहले ये क्या थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो भैया ये थे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर इन रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही एक डिपार्टमेंट है रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, उसमें ये प्रिंसिपल चीफ जीएम थे। तो यहां से प्रमोट हुए और ये क्या बन गए, ये बन गए हैं ईडी बन गए दोस्तों। एक इंफॉर्मेशन और हम कंप्लीट करते हैं। अब जो मेरे पीछे आपको इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है ये दोस्तों इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन मतलब आप ये मान के चलो, आप चाहे तो मेरा वीडियो कट कर लेना, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसबीआई पीओ मिल जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तुम लोग बातें बड़े तेज पकड़ते हो कि सर हो आपने तो बोला था, कट कर ले वीडियो। हाँ तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं किसी एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा। अब कोई एग्जाम तुम्हारा हो जाए, आप लोग के सामने बातें करना बड़ा संभाल के होता है।
कौन सी बात तुम लोग कहाँ पकड़ लो, है ना। भाई मैं बहुत डरता हूँ तुम लोगों से, कौन सी बात कहाँ पकड़ के कहाँ पे लगा दो ना भाई, आग आग लगा दो पूरा। एक रामायण में एक कैरेक्टर थी मंथरा, जानते हो मंथरा? तो मेरी दीदी थी तो मैंने उसका नाम रखा था मंथरा, और जब मैं उसे मंथरा बोलता था बहुत मारती थी मुझे, मैं बोलता था मंथरा। यहाँ की वहां लगा। असल में क्या होता है कि दीदी लोग कंप्लेन करती हैं, दीदी लोग कंप्लेन कर लेती हैं। हाँ, अब जो बॉयज समझेंगे वो, आपने अगर कुछ किया है तो कंप्लेन करना ही करना है, तो कंप्लेन करना है, तब हम लोग बोलते थे मंथरा नहीं तो, और जब बोले खूब मार खाए। हालांकि मेरी दीदी 2 साल ही बड़ी थी, लेकिन ऐसा घर में ऐसा होता है कि पापा लोग गर्ल्स को ज्यादा मानते हैं, और जरा बॉयज का मम्मी से अच्छा होता है, तो पापा का डर होता है, तो धीरे से बोल दो, फिर मार भी खा लो भाई, मार भी खा लो कि चलो पापा से ना बोले, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, इस आगे बढ़े। अब दोस्तों क्या बात करेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया है एचडीएफ और एमएसएफ की टाइमिंग को, और बेटा क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनाइज विद द कॉल मनी मार्केट आवर्स। ठीक है, देखो अब जिन बच्चों को बेटा नहीं पता, तो बेटा एमएसएफ का मतलब क्या होता है, एमएसएफ इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बेटा ये वो रेट है जिस रेट पे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंकों को सिर्फ एक दिन के लिए 24 आवर के लिए, या इसे हम ओवरनाइट भी बोलते हैं, ओवरनाइट के लिए उधार देता है। ठीक है, तो एमएसएफ वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को उधार देता है एक दिन के लिए। ठीक है, एचडीएफ ये क्या है दोस्तों, इसका बेटा फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये दोस्तों वो रेट है जिस रेट पर दोस्तों अगर आप मान लीजिए बैंक हो और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप इस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों, और इनसे ब्याज ले सकते हैं। तो एमएसएफ क्या है, एचडीएफ क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या है, तो बेटा इंफॉर्मेशन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग द टाइमिंग फॉर द 2 ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। ठीक है, इनका टाइम चेंज हुआ है दोस्तों। अब टाइम क्या है बेटा वो देख लो, तो जुलाई 1 मतलब अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये जो टाइमिंग चेंज हुई है ये हम कब से मानेंगे, तो बेटा ये हम मानेंगे जुलाई 1 से। क्या बोल रहे हैं, बोथ दीज फैसिलिटीज विल बी ऑपरेटिव बिटवीन द 7 PM से लेकर 11:59 PM तक ऑन द ऑल डेज। ठीक है, यानी बेटा कहने का मतलब शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे से रात में 11:59 तक ये विंडो खुला है। यानी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएफ पर लोन ले सकते हैं, और आप रिजर्व बैंक के पास जाकर एचडीएफ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो टाइमिंग क्या है, 7 से लेकर 11:59 है दोस्तों। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, द न्यू आवर्स फॉर एचडीएफ एंड एमएसएफ हैव रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग विंडो 5:30 से लेकर 11:59। ठीक है, तो बेटा पहले टाइम क्या था, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले टाइमिंग क्या थी। तो भाई लोग पहले टाइमिंग क्या दोस्तों, तो बेटा पहले थी 5:30 से लेकर 11:59 दोस्तों। हाँ, यानी 5:30 से 11:59 टाइमिंग थी। तो ये याद रखना, ये ओल्ड टाइमिंग थी, अब ये न्यू टाइमिंग आ गई है। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, द चेंज फॉलो द ओपनिंग ऑफ कॉल मनी मार्केट आवर्स विच विल बी नाउ बी अवेलेबल अंटिल 7 PM। आपको बेटा याद होगा, चूंकि हम जुलाई मंथ पढ़ रहे हैं, अगर दोस्तों आप जून मंथ में जाओ, मैंने क्लास ली है जून मंथ की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, वहां बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉल मनी मार्केट का टाइम चेंज कर दिया था, उसका टाइम भी 7 PM कर दिया था, तो इसीलिए बेटा ये चेंज हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। मैंने इसीलिए आपसे बोला था ये क्लास करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पे दोस्तों हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर को भी रिवाइज करेंगे, जो अकेले आपके लिए रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो अब दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स डायरेक्शन 25। तो प्री पेमेंट का बेटा मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से 10 साल के लोन लिया, 10 साल के लिए, लेकिन दोस्तों अब 4 साल बीता, 5 साल बीता, आपके पास पैसे कहीं से आ गए, और आप चाहते हैं कि मतलब हम अपने लोन को पहले ही खत्म कर दें। तो उस पर कुछ नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, हम उसकी बात करेंगे आपसे। देखिए क्या इंफॉर्मेशन, ध्यान से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है फोरक्लोजर चार्जेस ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन टू एमएससी। अच्छा, अब ये बेटा क्या है, ये दोस्तों एमएससी के लिए क्या मतलब,
माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए है। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है ध्यान समझिएगा। तो ये रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर है, ध्यान समझना सारी इंफॉर्मेशन, हम ठीक से बात करेंगे और डीप में बात करेंगे, ठीक है। देखो यहां दोस्तों क्या बात हो रही है देखो क्या बोल रहे हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैड, मतलब बंद मना कर दिया है, बैंक सर्टेन नॉन बैंक मतलब बैंक यानी बेटा बैंकों की बात हो रही है और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात भी दोस्तों हो रही है। मतलब ये जो नियम है ये बैंक के लिए भी है और ये एनबीएफसीज के लिए भी है, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी है, ठीक है। एंड फ्यू मोर लेंडर, और कुछ और उधारकर्ताओं के लिए है। अब यहां स्पेसिफाई नहीं किया, बोल रहा है और कुछ उधार जो उधार देने वाले और लोग हैं, फ्रॉम लेविंग फोरक्लोजर चार्ज फॉर प्रीपेमेंट पेनाल्टीज ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन्स ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यानी आप ध्यान समझो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये डायरेक्शन दिया है, तो बेटा रिजर्व बैंक का डायरेक्शन जो आया है वो आया है एमएसएमई के लिए, यानी बेटा जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। यहां लिखा क्या, यहां लिखा है फ्लोटिंग रेट लोन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोटिंग रेट लोन का बेटा मतलब क्या हुआ, फ्लोटिंग रेट लोन का मतलब यानी बेटा ऐसे ब्याज जो फिक्स नहीं होते हैं। आप बोलेंगे हैं क्या बैंकों के ब्याज फिक्स नहीं होते हैं, क्या बैंकों के ब्याज, देखिए दोस्तों एक बात आप लोग जान लीजिए, ऐसा आप लोग को लगता है, ऐसा आप लोग को लगता है कि आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसका ब्याज सेम रहता है, नहीं बेटा। आपका जो ब्याज होता है बेटा वो जैसे जैसे समय, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन की हम बात कर रहे हैं, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल, तो बेटा ये क्या होता है, ये बेटा आपका होता है फ्लोटिंग रेट पर होता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब टीजर लोन, आपका जो ब्याज है ना वो समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, देखो अगर तुम 10 साल का लोन लेते हो, ठीक है, अब बेटा बैंक ने बोला कि तुम्हारी ईएमआई 17,000 रुपए पर मंथ रहेगी, चलो ठीक है मान लिया। यानी बेटा अगर मान लो 1 लाख का लोन है और बैंक आपसे बोल रहा है कि 17,000 रुपए की ईएमआई बनेगी, तो भाई ठीक है। तो बेटा जब आप पहली ईएमआई देते हो, दिया आपने, तो 10 लाख से अब कुछ तो पैसा कम हो जाएगा ना फिर प्रिंसिपल में। भाई कल 10 लाख था, फिर 9 लाख होगा, फिर 8 लाख 7 लाख 6 लाख 5 लाख, यानी आप प्रिंसिपल अमाउंट तो पे कर रहे हो। तो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर रहे हो तो आपका जो ब्याज बनता है वो कम कहां होता है, वो तो कम होता ही नहीं है। यानी पहले बार आपने जो ईएमआई दी थी वही ईएमआई आप लास्ट देते हो। तो कभी आपने इसके बारे में सोचा है, तो कभी इसके बारे में सोचिए, क्यों बेटा सोचिए, क्योंकि आपका जो ब्याज है ना वो कॉन्टिन्यूअस समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा होता है, इसी को हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है, एनबीएफसी से बोला है कि अगर कोई एमएसएमई है जिसने आपसे फ्लोटिंग रेट लोन लिया है और अगर वो अपने लोन को पहले इंड करता है तो आप उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये दोस्तों नियम है। आगे देखो और क्या बोल रहे हैं, द बैंकिंग रेगुलेटर, मतलब इसका मतलब आरबीआई, तो यहां पे आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई ऑल्सो डायरेक्टेड ऑल आरई, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, वही मतलब बैंक और एनबीएफसी, नॉट टू लेवी प्रीपेमेंट पेनाल्टीज ऑन फ्लोटिंग, ये वही बात हो गई दोस्तों, ऑन पर्सनल लोन। अच्छा देखो अब यहां पर 2 बातें हैं दोस्तों। तो पहली बात हमने किससे बात की, पहली बात हमने बात की आपसे एमएसएमई की बात की। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब दोस्तों हम पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं। पर्सनल लोन दोस्तों जो कि हमारी सैलरी के हिसाब से बैंक हमें देता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो बेटा अब ये क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल लोन पर भी आपका जो प्रीपेमेंट पेनाल्टीज है वो चार्ज नहीं करोगे आप। भाई कोई पर्सन अगर लोन पहले इंड करने वाला है तो आप चार्ज नहीं लगाओगे, ठीक है। द न्यू गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल लोन्स सैंक्शनड और रिन्यू आफ्टर जनवरी 26। अच्छा अब दोस्तों ये नियम कब से आएगा, तो बेटा ये नियम उन लोन पर आएगा जो कि बैंक देगा या तो जनवरी 26 या उसके बाद, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे सामने ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो यहां तक क्लियर है, देख लो भाई। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन थी नियम वही से कि अगर कोई एमएसएमई वाला लोन लेता है और लोन फ्लोटिंग रेट पर है, अगर वो अपने लोन को मतलब पहले इंड करता है तो जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, ये कोई भी पेनाल्टी इंपोज नहीं करेंगी। सेम यही इंफॉर्मेशन बेटा किसके लिए, पर्सनल लोन के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है वो भी अपने लोन को पहले इंड करता है तो आप पेनाल्टी नहीं लोगे, नहीं चार्ज करोगे मतलब। और ये नियम कब से लागू होगा, तो बेटा ये नियम लागू होगा जनवरी 26, मतलब इस दिन या इसके बाद से। तो ये दोस्तों बोल रहे हैं आपसे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे देखो,
अब क्या यहां पर बात दोस्तों हो रही है, देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्शन दैट कमर्शियल बैंक, ठीक, दैट कमर्शियल बैंक, ठीक, फिर बेटा क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा ये क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अपर लेयर, ध्यान से, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल नॉट लेवी एनी प्रीपेमेंट चार्जेस। अब देखो यहां पर दोस्तों मैटर हमारा खुल गया है। मैटर क्या खुला है, देखो यहां पे। अब ये बेटा क्या बोल रहे हैं, आपको याद है मैंने क्या बोला था, ये जो नियम आया है फॉर द बैंक्स आया है, फॉर द एनबीएफसी आई है, एंड द सम अदर लेंडर, ये कौन थे, तो अब ये बता रहे हैं ये कौन है, ये नियम किसके लिए है, सुनो ये क्या बोल रहे हैं। तो बेटा ये अब क्या बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक, पहले समझो कमर्शियल बैंक, इसका बेटा मतलब क्या होता है, तो बेटा कमर्शियल बैंक का मतलब यहां पे सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से है, फॉरेन बैंकों से, ठीक, इनके लिए दोस्तों है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये क्या होता है दोस्तों, तो बेटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप लोग जानते हो, अर्बन जिला सहकारी बैंक, हाँ, तो बेटा इनको भी अगर हम देखें तो ये हमारे देश में 4 तरह के होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो यहां पे केवल टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए नियम है। अब ये क्या होता है देखो मैं दिखा देता हूं, देखो बेटा ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर, तो बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं, हम दोस्तों ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं जिसमें पब्लिक का डिपॉजिट एटलीस्ट अब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो। तो बेटा इनके लिए नहीं है, तो मतलब टीयर 1 के लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए है दोस्तों। तो हमारे देश में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो दोस्तों काम करते हैं टीयर 4 में काम करते हैं, यानी ये बड़े कोऑपरेटिव बैंक हैं जहां पब्लिक का डिपॉजिट जो है वो मोर देन 10,000 करोड़ रुपए। तो ये नियम दोस्तों इनके लिए है, ठीक है, ध्यान देना, ये नियम इनके लिए दोस्तों है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपर लेयर, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो बेटा इसका हमारे देश में एनबीएफसी काम करती हैं, लेकिन बेटा एनबीएफसी कई तरह की होती हैं, कई तरह की, मैं दिखाता हूं, देखो कैसे, देखो ये दोस्तों है एनबीएफसी का लेयर, लिखा हुआ है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। इसका बेटा मतलब कि समझो ये छोटी एनबीएफसीज हैं, ये उससे बड़ी हैं, ये उससे बड़ी हैं और इससे बड़ी हैं। तो हमारे देश में जो एनबीएफसी हैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेकिन दोस्तों जो टॉप लेयर है, तो बेटा टॉप लेयर में कोई भी एनबीएफसी अभी नहीं आती है, ठीक। तो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी हैं वो यहां आती हैं, अपर लेयर में आती हैं, वो अपर लेयर में आती हैं, वो अपर लेयर में आती हैं। तो बेटा ऐसी एनबीएफसी जो इस लेयर में आती हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। मुझे पीछे यहां क्या बोल रहे हैं, तो यहां बेटा बोल रहे हैं क्या, कमर्शियल बैंक, टीयर 4 वाले प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी कौन सा, अपर लेयर वाले, क्लियर है। अब दोस्तों क्या बोला गया है, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बेटा ये क्या होते हैं, तो बेटा ये हमारे देश में 5 हैं। कौन कौन, आप नाम जानते हो, नाबार्ड, हाँ नाम सुने हो, नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, दूसरा फिर नैफिड हो गया, नैफिड, तीसरा नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, और चौथा सिडबी हो गया। तो बेटा ये इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने अब आपको यहां पर पूरा समझा दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम किस किस लिए बनाया हुआ है, क्लियर है दोस्तों, ठीक। तो एक बार यहां पर देख लो, हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, इसके मतलब क्या होते हैं सारा, और इमेज बना के बढ़िया से यार, अच्छे से इमेज बनाए तुम लोग के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। देखो अब दोस्तों क्या बात हो रही है, अब क्या बेटा बात हो रही है कि हाउ एवर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक, हाँ, हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यू नॉर्म्स, ठीक है। तो बेटा अब कौन कौन से बैंक शामिल इसमें नहीं, तो मैंने आपसे क्या बोला था, इसमें सरकारी बैंक है, इसमें प्राइवेट बैंक है, और इसमें फॉरेन के बैंक है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब कौन कौन से बैंक इसमें नहीं है, तो ना तो स्मॉल बैंक है, ना तो ग्रामीण बैंक है, और ना तो लोकल एरिया बैंक है, तो ये सब बैंक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। दिस एंटिटी आर ऑलरेडी नॉट अलाउड टू लेवी एनी प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन लोन विद अ सैंक्शन अमाउंट और लिमिट अप टू ₹50 लाख। अच्छा ये बेटा क्यों शामिल नहीं है, ये क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि पहले से ही नियम है दोस्तों। नियम बेटा क्या है, नियम बेटा ये है कि अगर आपने 50 लाख रुपए तक का लोन दिया है, हाँ, तो 50 लाख रुपए तक का बेटा लोन है, और अगर जिसने लोन लिया है वो प्री पेमेंट करता है तो आप चार्जेस लगा नहीं सकते हो। अगर 50 लाख से ऊपर है तो आप लगा सकते हो, लेकिन बेटा ये छोटे मोटे बैंक होते हैं, तो यहां पर 50 लाख से ऊपर लोन का कम ही चांस बनता है,
ठीक है, तो इन पर लिमिट पहले से ही है कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं या आप लोकल एरिया बैंक हैं, तो अगर आपने किसी कस्टमर को लोन दिया है 50 लाख रुपए तक और अगर वो प्री पेमेंट करता है तो आप चार्जेस नहीं लगाएंगे। तो नियम पहले से इनके ऊपर था। हाँ, 50 लाख से ऊपर अगर है और कोई पर्सन प्री पेमेंट करता है तो आप चार्ज लगा सकते हो, लेकिन बेटा ये ऐसे बैंक है जहां पे 50 लाख रुपए से ऊपर लोन कभी कभार ही दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों और क्या इंफॉर्मेशन है, अच्छा रुक जाओ। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने और क्या बोला है, इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ये बेटा क्या होता है, मैंने आपको आज अपने मॉर्निंग वाली क्लास में ही पढ़ाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में। तो बेटा सीसी क्या होता है, ओडी क्या होता है, तो बेटा ये होते हैं एडवांसेस। मतलब दोस्तों ये समझ लो, ये वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। हाँ, तो बेटा क्या बोल रहे हैं, टीसी एंड ओडी, नो प्रीपेमेंट चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल इफ द बोरोवर इनिशिएट द आरई, मतलब वही बैंक ऑफ हिज हर इट्स इंटेंशन नॉट टू रिन्यू द फैसिलिटी बिफोर द पीरियड एज स्टिपुलेटेड इन द लोन एग्रीमेंट। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और क्या बोला हुआ है कि अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसने बैंक से सीसी या ओडी लिया हुआ है, ठीक है, तो बेटा और क्या बोल रहे हैं, और अगर दोस्तों क्या है कि वो जैसे गाइस इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअली हमारा बिजनेस है, हमारे पास भी ओडी रहता है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बैंक से लेते हो ना ये सब, जैसे मान लो कि आपने बैंक से सीसी लिया फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए, तो बेटा जैसे 1 साल जब एंड होने वाला होता है उसके 1-2 महीने पहले ही बैंक आपको बुलाते हैं और अगले साल के लिए आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं फिर से कि भाई फिर से आपको हम लोन देंगे। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं बेटा कि नो प्रीपेमेंट चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल इफ द बोरोवर इनिशिएट द बैंक मतलब इनका क्या है कि इट्स इंटेंशन नॉट टू रिन्यू द फैसिलिटी बिफोर द पीरियड। यानी गाइस मान लो मैं आपकी बात करता हूं, आप समझो, आप बिजनेसमैन है और आपने किसी बैंक से लिया हुआ था, सीसी लिया हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों 1 साल पूरा होने वाला, 1 साल पूरा होने वाला, 1 साल के लिए आपने लिया था और मान लो कि अभी 2 मंथ या 1 मंथ बचे हुए, बैंक ने आपको बुलाया और बैंक ने आपसे बोला कि भाई ऐसा है कि एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। आपने उसी टाइम बोल दिया कि ऐसा है कि हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे आपसे। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका इंटेंशन क्या है, नॉट टू रिन्यू द फैसिलिटी, ठीक। तो बेटा इसमें भी क्या है, इसमें भी दोस्तों क्या है कि बैंक फिर चार्ज लगा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक ने फिर चार्ज लगा दिया। तो अगर कस्टमर का रिन्यू करने का मन नहीं है दोस्तों, तो आप उसके ऊपर कोई चार्जेस प्लेस नहीं करेंगे इन द केस ऑफ द सीसी एंड ओडी। तो ये यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा यहां पर ये हो जाएगा और यहां दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो जाएगी। चलिए, तो बहुत लंबी इंफॉर्मेशन थी, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जुलाई मंथ की फिर से एक बार। अच्छा, यहां पे गाइस हम लोग 2000 रुपए नोट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटा अभी मैं चेक कर रहा था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नया अपडेट आ गया है। तो ये डेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपका टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आपको नया डेटा पढ़ना होता है, तो मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल वाली क्लास में आपको इसे पढ़ा दूं। तो गाइस इसीलिए ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नया पॉइंट आ गया ना, डेटा चेंज हो गया है। तो डेटा चेंज होगा तो आपको फिर मतलब नहीं पढ़ने का ना ये चीज। तो ये दोस्तों हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये डेटा अब आपके लिए ओल्ड हो गया है, आपके लिए ओल्ड हो गया। हम कल आपको पढ़ा देंगे नया डेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, देखो नेक्स्ट वन, ऑल द गवर्नमेंट पेमेंट, सरकारी पेमेंट जो कि अबव 75 CR है, मस्ट गो विया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई कुबेर प्लेटफॉर्म फ्रॉम जुलाई 16। ये डेट आपको याद करनी होगी, ये डेट आपको परेशान कर सकती है एग्जाम में। तो जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि ये गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस, तो अगर आप चाहें तो बेटा अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक कॉपी पेन लेके बैठो, शॉर्ट में लिख लो यार सर ने गाइडलाइंस पढ़ाई थी, ये गाइडलाइंस कब से एप्लीकेबल होगी। तो बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जाम में ही सब आती है और हम यही सब भूलते भी हैं। तो जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था तो मैं ऐसा करता था कि जो मुझे लगता था कि यार ये मैं भूल जाऊंगा, आप लोग बोलते हो ना सर ये हम भूल जाते हैं डेटा, आप ही लोग बोलते हो ना कि सर डेटा हम भूल जाते हैं। देखो बेटा भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि मतलब हमें क्या करना है कैसे नहीं करना है हम अपने साथ प्लान बना सकते हैं। तो जो आपकी कमजोरी है उस पर आप काम कर सकते हो यार। तो आप ना उसे लिख लिया करो, लिख कर याद करने में चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाती हैं। समझे मेरी बात? देखो क्या बोल रहे हैं अब यहां बेटा, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो बेटा जुलाई 16 से बेटा क्या बोला गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट
process payment over the 75 CR via the Reserve Bank of India e-कुबेर सिस्टम। तो बेटा इसका नाम ई-कुबेर भी है और इसका नाम धन कुबेर भी है, तो जो भी ऑप्शन में आए आप उस पर टिक कर देना, दोनों साथ में तो नहीं आएगा, ठीक। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ई-कुबेर प्लेटफॉर्म भी है, धन कुबेर भी है, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड क्विकन फंड रिकॉन्सिलेशन। अब ये है क्या, आपको क्या समझ आया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि भारत सरकार का जो भी पेमेंट 75 सीआर या उसके ऊपर होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से होगा। ये तो मैं क्लियर हो गया। अब कौन सा पेमेंट और क्यों, देखो यहां बेटा क्या बताइए, अर्लियर वनली पेमेंट ओवर 500 करोड़ रुपए, एक मिनट, अच्छा वनली पेमेंट ओवर 5 सीआर वी आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ई-कुबेर। इसके पहले क्या था, तो बेटा इसके पहले अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पेमेंट 500 सीआर से ऊपर था तो बेटा वही सारे पेमेंट केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के धन कुबेर प्लेटफॉर्म से होते थे। अब ये क्या बोल रहे हैं, तो 500 सीआर से कम करके 75 सीआर किया गया, तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कितने अमाउंट से, तो 500 सीआर से कम करके 75 करोड़ रुपीस में लाया गया, ठीक है। अच्छा, नाउ दैट लिमिट हैज बीन ब्रॉट डाउन फॉर सम टाइप ऑफ द पेमेंट, द लिमिट इज नाउ 100 सीआर। अब बेटा क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि देखो हमने 500 सीआर से कम करके 75 तो कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ पेमेंट ऐसे हैं जिनकी लिमिट 100 सीआर है। तो क्या बोल रहे हैं, तो फॉर सम टाइप ऑफ पेमेंट द लिमिट इज नाउ 100 सीआर दोस्तों, ठीक है। तो बेटा एक बार देख लो फिर से आप लोग, तो कुछ पेमेंट के लिए लिमिट अभी 100 सीआर रखी गई है, ठीक है। अच्छा, इन द फ्यूचर द गवर्नमेंट में लोअर द थ्रेशोल्ड फर्दर टू 50 सीआर मेकिंग द रूल स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, तो बेटा कैसा पेमेंट है, ये कैसा पेमेंट है, बड़ा सिंपल सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा दोस्तों। जैसे बेटा मान लो कि भारत सरकार ने कुछ चीज प्रोक्योर किया, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दोस्तों क्या बनाया, एक नया पार्लियामेंट बनाया। अब बेटा नया जो पार्लियामेंट बना उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप फर्नीचर परचेस करोगे, फर्नीचर, तो ये बेटा सरकार का एक खर्च हुआ ना। तो कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले हमारे देश में नियम यह था कि अगर भारत सरकार का कोई भी ट्रांजैक्शन 500 सीआर से ऊपर है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के धन कुबेर प्लेटफॉर्म से होता था ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब बेटा क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया है कि हम इसको 500 से कम करके 75 कर देंगे, ठीक है। हालांकि कुछ ट्रांजैक्शन में 100 रखा गया है, अब वो कुछ कौन से वो हमें नहीं पता। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं कि अभी 75 है, इसे हम और कम करेंगे और इसे हम 50 सीआर पे लाएंगे ताकि डिपार्टमेंटल लेवल पे कोई फ्रॉड या घूस फूस ना चले, इसलिए ही हो रहा है, ठीक है। तो गाइस एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब दोस्तों देख लो कुछ और पॉइंट इस पे पढ़ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन, ये नियम कब से लागू होगा, तो जुलाई 16 से लागू होगा, ठीक है। तो ये डेट आपके सामने है, तो यहां पर दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। अब दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, अब आपको सामने इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर की। क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, EDPMS, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, EDPMS, क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्लास में, तो ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट होगा। हाँ, तो ध्यान से अपना तन मन धन यहां पे लगा देना। देखो तन तो आपका यहीं पर है ना, मतलब मोबाइल पे, धन भी आपने लगा ही दिया है भाई यूट्यूब नेट पे। मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा बावरा होता है मन यहां से वहां भागता रहता है, तो मन को हमें कंट्रोल करना। देखो बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू बाबी खाना वाना खा लेंगे, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। कोई किसी के लिए खाना छोड़ता थोड़ी ना है, हर इंसान को अपने लाइफ से प्यार होता है, तो आप लोग का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बार की बात है, जब हमारी शादी लगी हुई थी, तो हम लोग मैं मतलब बात बहुत कम करता था, तो एक प्रीति फोन करती थी तो हमेशा पूछती थी खाना खाया आपने। तो एक दिन मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था, पता नहीं कोई बात होगी, तो मैंने बोल दिया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ या शादी फिक्स में खाना नहीं खाऊंगा। मैं कल भी खाना खाता था, मैं आज भी खाना खाता हूँ और मैं कल भी खाना खाऊंगा, अब मुझे भूख लगेगी मेरी। तो बहुत चिढ़ गई थी, फिर हम लोग की बातचीत बंद हो गई थी, एकदम बंद हो गई थी, फिर बात ही नहीं हुई। फिर शादी वादी हुई, उसके बाद बात हुई, और ये आज भी मुझे मतलब बोलती रहती है तो आप ऐसे बोल दिए थे मेरे को उस दिन। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपना काम पहले, जो काम है पहले वो कर, ये खाना पीना सब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ बढ़िया है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है ना। तो भाई बॉयज मैं आपको समझा रहा हूँ कि बी जेंटलमैन, बी पोलाइट, भविष्य के लिए समझा रहा हूँ। लड़कियां तो समझदार ऐसी भी होती हैं।
ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहां पर क्या बात करेंगे, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने क्या बेटा बोल रहे हैं। तो यहां दोस्तों कुछ बात हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपना गाइडलाइंस दिया है फॉर क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फॉर क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल इन एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। अच्छा, अब ये दोस्तों क्या होता है, अब ये कैसे काम करेगा, आइए आपको दिखाते हैं, थोड़ा समझिए तो क्या बोल रहे हैं। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नियम दोस्तों दिया है फॉर द क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल। ठीक है, फॉर द क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल इन द एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बेटा क्या है, तो बेटा ये एक सिस्टम है, जो ये ईडीपीएमएस है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको इसका फुल फॉर्म याद हो जाए, इसका फुल फॉर्म याद हो जाए, क्या है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेटा ये सिस्टम रिजर्व बैंक के पास रहता है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे देश में जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, ये कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब दोस्तों एक बात मुझे बताइए, जैसे बेटा मान लो कि मैं एक एक्सपोर्टर, ठीक है, और दोस्तों आप रहते हो साउथ अफ्रीका में, आप इंपोर्टर हो मेरे, मैंने आपको भारत से कोई सामान भेजा, ठीक है, तो मैंने तो एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब आप दोस्तों पेमेंट मुझे करेंगे तब तो फाइनल हुआ ना ये, भाई मैंने आपको सामान भेजा तो मैंने एक्सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन जब मुझे पैसे आपसे मिलेंगे तभी तो पूरा ये ट्रांजैक्शन होगा। तो बेटा जब दो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब देखती रहती है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना पैसा आपको मिला है। इसके लिए रिजर्व बैंक का ये सिस्टम है दोस्तों। तो इस एक्सपोर्ट का एग्जैक्ट अमाउंट रिजर्व बैंक को यहां से मालूम चलता रहता है। ठीक है, आगे देखो, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, हम लोग क्या, तो ये मतलब क्लियर हमें नहीं हुआ, क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल का मतलब क्या हुआ मैं बताऊंगा आगे। अभी पहले ये देखो, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये रिजर्व बैंक का सिस्टम है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन वॉच करता रहता है कि हमारे देश में क्या एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब बेटा क्या बात हो रही है, देखो, द ईडीपीएमएस वॉज इंट्रोड्यूस इन फरवरी 14 में दोस्तों बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मॉनिटर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। ठीक है, अब दोस्तों कहने का मतलब जो ये ईडीपीएमएस सिस्टम है कब आए, तो ये आया है 2014 में। और ये क्यों आया दोस्तों, ताकि हमारे देश में कितना एक्सपोर्ट है इसके बारे में हमको पता चलता रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बात हो रही है, द मूव एम टू रिजॉल्व रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज related to the reconciliation of small value export in the EDPMS। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब ये नियम दोस्तों क्यों आया, तो इस कदम का उद्देश्य क्या है कि जो EDPMS है में छोटे मूल्य के निर्यात के समाधान से संबंधित विनियामक अनुपालन मुद्दों को हल करना है। अब ऐसे तो क्लियर नहीं हो रहा है ये क्या लिखा हुआ है, मतलब चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, हाँ हमें यह क्लियर है कि स्मॉल वैल्यू जो एक्सपोर्ट बेटा है उसकी बात यहां पे हो रही है। तो इनसे इनकी जो दिक्कतें हैं, इनका जो डिस्प्यूट है, तो उसको दोस्तों खत्म करने के लिए यह नियम आया है। आप धीरे धीरे चलते रहोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। हाँ देखो, एज पर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, ये बैंक की बात हो रही है, अगर यहां लिखा है बैंक की बात हो रही है, हाँ बैंक कैन फॉलो अ रिलैक्स प्रोसीजर फॉर शिपिंग बिल वैल्यू अप टू 10 लाख और इक्विवेलेंट पर बिल। तो बेटा यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है दोस्तों, तो बेटा इस गाइडलाइन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला है कि आप रिलैक्स प्रोसीजर करो, मतलब आप थोड़ा टेंशन मत लो इतना। अगर कोई बिल ऐसा है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है दोस्तों, तो उस बिल पर आप रिलैक्स करो। अब रिलैक्स का मतलब क्या हुआ आगे आपको हम समझाएंगे, पहले सुन लो क्या लिखा है। ठीक है, आगे देखो, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, जो बैंक्स हैं मे अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर विच हैंडलिंग शिपिंग बिल ऑफ वैल्यू अप टू रुपीज 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट पर शिपिंग बिल। ठीक है, इसका मतलब दो। अब यहां बेटा क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि ये फॉलोइंग प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं रिलैक्स, मतलब नियम को इजी कर रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए का बिल है तो क्या हमको नियम मानने पड़ेंगे। देखो, सच बिल में बी रिकॉन्साइल्ड एंड क्लोज इन द EDPMS based on a declaration provided by the concerned exporter indicating the details of the shipping bill and that the amount has been realized against the same। अच्छा ये पॉइंट है, फिर क्या बोल रहे हैं,
अच्छा, एनी रिडक्शन इन डिक्लेयर एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द बिल सबमिटेड में ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन बाय द कंसर्न एक्सपोर्टर. द डिक्लेरेशन रेफर्ड टू इन सब पैराग्राफ एंड ए एंड बी अबव में बी ऑब्टेन फ्रॉम द. अच्छा रुक जाओ, अब देखो, अब यहां पर आपको पूरी बातें समझाने का वक्त आ गया. ये क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों, ये बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो तो बेटा ये बोलना चाह रहे हैं क्या, सबसे पहले ये क्लोजर ऑफ बिल क्या होता है. ठीक है, ये दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो मेरी बात. देखो जैसे गाइस मान लो कि मैंने आपसे क्या बोला, मान लो बेटा आप ए हो, आप दोस्तों एक एक्सपोर्टर हो, यानी आप भारत के एक्सपोर्टर हो, आप कोई सामान एक्सपोर्ट करते हो. ठीक है, अब दोस्तों सपोज करो, मान लो कि एग्जांपल लेके चलें, मान लो बेटा कि आप इस बॉटल के एक्सपोर्टर हो. हाँ, आप बॉटल बनाते हो और आप एक्सपोर्ट करते हो, और जो आपका बिजनेस पार्टनर बी है, तो बेटा ये कहां रहता है, ये रहता है साउथ अफ्रीका में रहता है. ठीक है, ये यहां रहता है. अब दोस्तों आपने क्या किया, इसने आपको ऑर्डर दिया था, और बेटा आपने क्या किया, आपने अपना माल मतलब कि जो बॉटल वॉटल है, ये दोस्तों आपने भेज दिया इस बी पर्सन को. अब बेटा आपका जो कंसाइनमेंट है वो 10 लाख रुपए का है. तो बेटा कहने का मतलब क्या होता है, तो बेटा कहने का मतलब होता है, चूंकि दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करने का एक नियम है, हमारे देश में पोर्ट होते हैं, वहां पे बेटा सामान आपका जाएगा, और फिर दोस्तों इस पोर्ट से बेटा क्या होगा, आपका एक बिल जनरेट होगा, एक्सपोर्ट बिल. भाई आप जो सामान भेज रहे हो बाहर में, तो बेटा हमारे देश में कस्टम होते हैं ना, कस्टम वाले, वो क्यों होते हैं, वो बेटा इसलिए होते हैं ना कि भाई आप क्या सामान भेज रहे हो बाहर, कितने अमाउंट का भेज रहे हो, क्योंकि सरकार को टैक्स लेना होता है. तो बेटा कस्टम वाले क्या करेंगे, आपका दोस्तों एक बिल बनाएंगे, आपका बेटा एक बिल बना देंगे. अब बेटा ये बिल बना देंगे, और दोस्तों जैसे ही बिल बनेगा आपका, तो बेटा इस बिल का ऑनलाइन कॉपी ये कहां पहुंचेगा, ये दोस्तों पहुंच जाएगा दोस्तों किसके पास, रिजर्व बैंक के पास. वो बेटा पहुंच जाएगा कहां पे, वही जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की, क्या नाम है इसका, ईडी. एक मिनट, फुल फॉर्म क्या था, या शॉर्ट फॉर्म ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म ईडीपीएमएस, सॉरी ईडीपीएमएस. ठीक है, दिखाई पड़ नहीं ना हो क्या. सॉरी गाइस, पता नहीं क्या ब्लैकआउट हो गया था एकदम, ना मोबाइल काम कर रहा था ना कुछ काम कर रहा था, मैं रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा था. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट आपने ले लिया इसी बीच में. हाँ हाँ, वही 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 बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि दोस्तों ये मैंने क्या बोला कि जैसे आपने सप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है, ये बिल जनरेट हुआ, और ये दोस्तों कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ईडीपीएमएस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है. ठीक, यानी गाइस रिजर्व बैंक को ये मालूम चल गया कि एक बिल बना है, एक बिल बना, ये मालूम चल गया, एक बिल बना, ये मालूम चल गया, लेकिन इसका पेमेंट तो भी हुआ नहीं है, तो बिल बना केवल. अब दोस्तों ये बिल जो बन गया, इनको मिल गया. अब बेटा आपका जो सामान है वो आगे चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया. ठीक है, अब दोस्तों साउथ अफ्रीका चला गया, तो अब आप एक्सपोर्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो बेटा आपका करंट अकाउंट कहां पर होगा, किसी बैंक में होगा ना, किसी बैंक में, किसी बैंक में होगा. ठीक, यानी दोस्तों क्या होगा कि जब आपका सामान कहां पहुंच गया, साउथ अफ्रीका. ठीक है, अब बेटा ये पहुंच गया, तो जब ये आपको पेमेंट करेगा, जब ये पैसा आपको बेटा भेजेगा, तो पैसा कहां आएगा, पैसा यहां पे आएगा दोस्तों, है ना. तो जब जब दोस्तों फाइनली बैंक के पास पैसा आ जाता है, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ बिल, यानी अब ये बिल क्लोजर हो गया, और रिजर्व बैंक को दोस्तों यहां पे इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है कि पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी कि अब ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको दोस्तों अपने लिस्ट में डाल देता है, कंप्लीट हो गया. अच्छा, अब दोस्तों क्या होता है, तो बेटा जब ये कंप्लीट गाइस हो जाएगा, तब बेटा बैंक क्या करेगा, तो बेटा पैसा बैंक के पास आ चुका है, तब दोस्तों बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा दोस्तों यहां पे. ठीक है, ये बोल रहे हैं. ठीक, अच्छा अब गाइस क्या होता है कि देखो,
ये बोलने में सुनने में आसान लगता है कि सामान यहां से यहां निकला, यहां पहुंच गया, बट दोस्तों क्या होता है, कभी कभी डिले हो जाता है। जैसे मान लो अब बेटा शिप जा रही है, अब जो शिप दोस्तों जा रही है यहां पर, वो शिप दोस्तों घूम के जा रही है, मे भी पहले मॉरिशस जाए, फिर कहीं और जाए, फिर कहीं और जाए, तो इसमें पहुंचने में टाइम लग जाता है, यहां पहुंचने में टाइम लग जाता है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, तो बेटा ये बंदा पैसा भेजने में डिले कर रहा है, और बेटा पैसा भेजने में डिले कर रहा है, तो बेटा क्या होगा, बैंक जो होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनसे बोलेगा और ये प्रेशर यहां पर देंगे इनको कि भाई तुम क्यों नहीं दे रहे पैसा, तुम्हारा बिल जनरेट हो गया था ना, पैसा कहां है, कहीं ब्लैक तुमने नहीं कर दिया। तो बेटा ये जो आप बिजनेसमैन होते हैं, इनके ऊपर हमेशा प्रेशर पड़ता रहता है कि तुम्हारा सामान जा चुका, पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो बेटा इसीलिए इनका कंसर्न था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि भाई हमारे ऊपर इतना प्रेशर आप डालते हो, लेकिन हमारी गलती थोड़ी ना होती है। तो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही बोला है कि अगर अब 10 लाख का बिल है कोई, अगर कोई 10 लाख का बिल है, अगर कोई 10 लाख का बिल है, ठीक, अब दोस्तों ये बिल यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन पेमेंट नहीं पहुंचा है, पेमेंट नहीं पहुंचा है। अब बैंक ने इससे पूछा कि भाई तुम्हारा सामान तो चला गया लेकिन पैसा नहीं आया। तो बेटा अगर ये बोलेगा कि ऐसा है, सामान हमारा जा चुका है, पैसा आ जाएगा, आप इस बिल को क्लोज कर दो, आप क्लोज कर दो, तो बेटा इन्हें क्लोज करना पड़ेगा, इन्हें रिजर्व बैंक को बताना पड़ेगा कि ये बिल क्लोज हो चुका है, भले पैसा ना आया हो। तो यही पूरा मैटर दोस्तों है। देखो फिर देखो क्या बात यहां पे हो रही है, यहां क्या बात है, फिर देखो यहां पे देखो। तो पहले हमने क्या बात किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपना नियम निकाला है फॉर द क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल, यानी कि बिल को क्लोज कर देना। तो बेटा बिल को क्लोज करने का मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानना, ये बोले हैं इन द एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम पे बंद खत्म कर देना। तो बेटा देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, अब ये ईडीपीएस कब आया वो मालूम चल गया आपको, ठीक है। अब गाइस क्या बोल रहे हैं, द मूव एम टू रिजॉल्व द रेगुलेटरी कंप्लायंस इशू, ये बेटा किसके लिए, स्मॉल वैल्यू एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा प्रेशर पड़ता रहता है दोस्तों, अगर पेमेंट नहीं आया तो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो एज पर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ये बेटा मैंने क्या बोला, ये बैंक, ये इनके लिए बात हो रही है, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको इनके लिए, तो बेटा ये बैंक के लिए हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों से क्या बोला, देखो वही बात हो रही है। तो आरबीआई ने बैंकों से क्या बोला है कि भाई आप रिलैक्स करो, मतलब इजी कर दो आप। तो अगर आपके पास कोई शिपिंग बिल 10 लाख रुपए का इंफॉर्मेशन है, उसे आप इजी कर दो। कैसे इजी कर दो, तो आपको ऐसे मेथड अपनाने चाहिए, क्या, सच बिल मे बी रिकॉन्साइल्ड एंड क्लोज इन द ईडीपीएस बेस्ड ऑन अ डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न एक्सपोर्टर। तो भाई अगर जो एक्सपोर्टर है उसने, आपने उससे बात की, तो वो बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि हमने बिल भेज दिया, हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बिलीव रखो हमारे ऊपर। तो अगर वो अपना कंसर्न दिखा रहा है, वो बोल डिक्लेयर कर रहा है कि मिल जाएगा, तो आप मान लो इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ द शिपिंग बिल एंड दैट द अमाउंट हैज बीन रियलाइज्ड अगेंस्ट द सेम। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, आप ये मान लो कि 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हम मान ले रहे हैं, यहां ये हो जाएगा, और हमको बता दो आप कि 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है, ताकि हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर इंड कर दें उसको, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एनी रिडक्शन इन डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट वैल्यू। अच्छा अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों मान लो कि बिजनेसमैन ने बोला था कि भाई हमने 10 लाख का एक्सपोर्ट किया है, अब दोस्तों पैसा आ गया, लेकिन जो पैसा कम आया है, पैसा 6 लाख ही आया या 7 लाख ही आया, हो सकता हो कि जो इंपोर्टर था उसने पूरा पैसा नहीं दिया है। तो अगर जो डिक्लेयर एक्सपोर्ट वैल्यू थी, अगर वो कम आई है ऑफ द बिल, कमिटेड में ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन बाय द कंसर्न एक्सपोर्टर। तो ये भी आप मान लो, ये भी एक्सेप्ट कर लो आप, अगर 10 लाख का सामान था और अगर पैसा कम भी आया ना, तो आप उसे मान लो कि 10 लाख ही है, और एक डिक्लेरेशन अपने उससे ले लो आप, मतलब एक्सपोर्टर से, ठीक है। द डिक्लेरेशन रेफर टू इन सब पैराग्राफ ए एंड बी above may be obtained from the exporter on a अच्छा ये बेटा क्या बोल रहे हैं, ये छोड़ देना, क्वार्टरली बेसिस पर। और क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे मोटे एक्सपोर्टर हैं जिनका ट्रांजैक्शन 10 लाख का होता है, तो क्वार्टरली बेसिस पर आप इनसे डिक्लेरेशन लेते रहो। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब जरा मुझे बताओ आप लोग कि क्या आप लोग को इंफॉर्मेशन क्लियर हुई, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी, मैं फिर से बोल दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो दोस्तों। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हम लोग बात कर रहे हैं ईडीपीएमएस कर रहे हैं और क्लोजर ऑफ शिपिंग बिल की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट पहले समझ लो, ठीक है। अब दोस्तों क्या बात हो रही है, अब बेटा ये कब प्लेटफॉर्म आया वो देख लेना। अब दोस्तों ध्यान दो कि स्मॉल वैल्यू एक्सपोर्टर्स के लिए है ये, यानी अगर कोई बिल 10 लाख रुपए का है तो उसके लिए है 10 लाख रुपए, ठीक है, ये समझ लो। तो 10 लाख रुपए क्लियर। अच्छा अब यहां बेटा क्या पढ़ना है, तो यहां पर क्या मेथड्स हैं। तो पहला मेथड क्या है कि अगर आप पैसा नहीं आ रहा है
तो आप एक्सपोर्टर से डिक्लेरेशन लिखवा लो। अगर पैसा कम आया तब भी आप उसे ले लो, एक्सेप्ट कर लो। और अगर दोस्तों क्या बोल रहे हैं, और ये आपको क्वार्टरली बेसिस पर करना होगा, तो ये 3 पॉइंट है। क्लियर? कालीन वाले जी, हाँ मैं ये बोलने वाला था कि हम लोग का, मेरे भी घर में काम होता है, कालीन काम होता है, मेरे भैया लोग करते हैं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं उसमें। तो हमारा भी कारपेट जो है वो एक्सपोर्ट होता है, जर्मनी में एक्सपोर्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट था दोस्तों। तो आई होप गाइस कि अब आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब गाइस हम लोग क्या बात करेंगे, अच्छा रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, नो पेनाल्टी शैल बी इंपोज बाय बैंक फॉर द डिले। तो डिले होने पर कोई पेनाल्टी बैंक इंपोज नहीं करेगा, एक पॉइंट ये है दोस्तों। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नियम कैसे बना दिया, रिजर्व बैंक को पावर कहां से मिली, तो अंडर द सेक्शन 10 क्लॉज 4, अंडर द सेक्शन 10 क्लॉज 4 एंड सेक्शन 11 क्लॉज 1 ऑफ द फेमा एक्ट 1999। अब ये 2 पॉइंट और बढ़ गया। पहला पॉइंट क्या बढ़ गया, नो पेनाल्टीज, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम कैसे बना दिया। तो रिजर्व बैंक ने बेटा नियम कैसे बना दिया, तो अंडर द सेक्शन 10 क्लॉज 4 सेक्शन 11 क्लॉज 1 ऑफ द फेमा एक्ट 1999। ये बस 2 पॉइंट और पढ़ लो, ठीक है। तो यहां पर काम दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दुख कभी खत्म ही नहीं हो रहा है भैया। अब गाइस हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट सर्कुलर का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नेक्स्ट सर्कुलर में क्या बोला है, देखो यहां दोस्तों क्या बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है, रिव्यू ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि शायद ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हमें कम होगी। एक बार देख लेते हैं क्या है दोस्तों पॉइंट। देखो तो यहां पर गाइस क्या पॉइंट हो रहा है वो देखते हैं। हाँ देखो क्या बात हो रही है। तो भाई क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेट कर दिया है, हाँ, सिटीजन चार्टर को इनटू यूनिफाइड लिस्ट में ऑफ 204 सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक। अच्छा अब ये बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो तो मैं इस इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बताऊं। बेसिक तो बेटा एक्चुअली क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमेशा दो तरह की ये चार हो जाएगा, दो तरह की रिपोर्ट निकालता था। एक बैंक्स के लिए, कंपनी जो बैंक से मतलब उनके लिए, तो जो बैंक की लिस्ट है वो पब्लिक के लिए नहीं होती थी, और दूसरा बेटा पब्लिक के लिए। तो पहले हमारे देश में 2 तरह की रिपोर्ट आती थी, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, इसका मतलब बैंक्स एनबीएफसी, और एक पब्लिक के लिए, ठीक। तो बेटा अब क्या हुआ है कि इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया गया आपस में, अब एक ही लिस्ट आएगी। तो यही बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, यहां पर देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपडेटेड एंड कंसोलिडेट इट्स सिटीजन चार्टर। इसका नाम बेटा जो पब्लिक का दोस्तों, बेटा जो पब्लिक का रिपोर्ट है उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे सिटीजन चार्टर, ठीक है। मर्जिंग सर्विसेज फॉर दोस्तों ये देखो इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब वही बैंक की बात कर रहे हैं, वही जो एनबीएफसी की बेटा बात कर रहे हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन की बात वहां पे हो रही थी ना, इंस्टीट्यूशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपडेट कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है अपने सिटीजन चार्टर को दोस्तों, ये जो आपके बैंक्स हैं एनबीएफसी इनके साथ, एंड द पब्लिक इनटू अ सिंगल, मतलब वही सिंगल लिस्ट कर दिया गया। तो यहां पे कहने का मतलब दोस्तों क्या है, मैंने आपसे पहले बोला था कि पहले 2 रिपोर्ट आती थी, एक पब्लिक के लिए और एक बैंकों के लिए, मतलब आरई के लिए, इनके लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए। अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक नाम बताया गया है कि पब्लिक की जो रिपोर्ट आती थी उसे हम क्या बोलते थे, सिटीजन चार्टर बोलते थे, ठीक है। आगे देखो अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, द न्यू चार्टर केम इनटू इफेक्ट जुलाई 1, 2025। तो बेटा जो नया चार्टर है जो मर्ज वाला है ये 1 जुलाई से आएगा, एमिंग टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज क्लोजर एंड फास्टर टू द कॉमन पर्सन, ठीक है, कोई बात। तो जुलाई 1 से आएगा, इतना पढ़ लो बस, ठीक है। आगे देखो अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, द सिटीजन चार्टर is an open document detailing the services provided Reserve Bank of India and the time frame for their delivery। इसका बेटा मतलब तो ये क्या बता रहे हैं कि सिटीजन चार्टर में क्या होता था, क्या होता है मतलब। तो बेटा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विस है पब्लिक के लिए, तो उसके बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, प्रीवियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज वेयर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 133 सर्विसेज अंडर द रेगुलेटरी अप्रूवल। देखो अब देखो दोस्तों ध्यान से, अब यहां पर मैं चीजों को इजी करने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला आपसे, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे क्या बोला, तो बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों
पहले दो तरह की रिपोर्ट आती थी, एक पब्लिक के लिए, ठीक है, और एक दोस्तों जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक्स हो गए, एनबीएफसी, इनके लिए। तो बेटा एक का नाम आप जानते हो, एक का नाम क्या था, सिटीजन चार्टर नाम था। अब बेटा इनका नाम क्या है, तो इनका नाम यहां पे डिस्क्लोज हो गया है, रेगुलेटरी अप्रूवल नाम था। क्या नाम था, रेगुलेटरी अप्रूवल नाम था दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या हुआ है, तो बेटा इसी को कंबाइंड कर दिया गया है अब, ठीक है। ये बैकग्राउंड हरा थोड़ा सा है, ठीक है, दिख रहा ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले दो रिपोर्ट आती थी, पब्लिक के लिए और बैंकों के लिए। फॉर एग्जांपल इनका नाम क्या था, सिटीजन चार्टर, इनका नाम क्या था, रेगुलेटरी अप्रूवल। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, ये दोस्तों बोल रहे हैं कि पहले क्या था कि जो स्प्लिट 133 सर्विस अंडर, अच्छा इसका बेटा मतलब इसमें दोस्तों 133 तरह की सर्विसेज इसमें होती थी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एंड 58 सर्विसेज अंडर द, अच्छा इसका बेटा मतलब 58 सर्विस इसमें होती थी, ठीक। अब दोस्तों इनको मर्ज कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब क्या होगा, देखो ये क्लियर है, देख लो। तो मैंने इमेज के फॉर्म में आपको यहां पर समझाया है ये क्या है, ठीक है। अब इसको मर्ज कर देंगे। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, द रिवीजन हैज ऑल्सो शॉर्टेंड द टाइम पीरियड फॉर 11 सर्विसेज। अच्छा अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो एक तो बेटा ये इंफॉर्मेशन है कि इनको मर्ज कर दिया जाएगा, और दूसरा बेटा क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा 11 सर्विसेज दोस्तों हैं, तो इनका टाइम फ्रेम कम किया गया, इनका टाइम पीरियड कम किया गया। तो 11 सर्विस का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो कम किया गया, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो अब क्या बोल रहे हैं, ऑफ द 204 सर्विसेज 180 आर अवेलेबल विया द प्रवाह प्लेटफॉर्म। अच्छा अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, देखो तो हमने आपको क्या बताया कि भाई दो रिपोर्ट आती थी, और दोनों रिपोर्ट के नाम क्या थे, और दोनों रिपोर्ट में कौन कौन सी सर्विस होती थी, कितनी नंबर्स में सर्विस। अब इन्हें मर्ज कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि मर्ज करने के बाद 11 सर्विस ऐसी हैं जिनका हमने टाइम कम कर दिया है, ठीक। अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि 204 सर्विस जो है, इसमें से 180 सर्विस जो है दोस्तों वो मिलती कहां पर है, सर्विस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आती है, मिलती कहां पर है, तो 180 सर्विसेज जो है बेटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रवाह पोर्टल पर आपको मिल जाती हैं, ठीक। 14 सर्विस केवल मिलती है ऑफलाइन, यानी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस जाना पड़ेगा, एंड 10 सर्विस दोस्तों जो है ये एक्सेसिबल है थ्रू अदर पोर्टल, जैसे ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम, ये दोस्तों रिजर्व बैंक का ही प्लेटफॉर्म है, और जैसे ई कुबेर या धन कुबेर ये भी रिजर्व बैंक का प्लेटफॉर्म है। देख लो भाई अब ये क्या बोल रहे हैं, तो ये देखो ध्यान से, पहले ये देख लो, ठीक, ये क्या किया गया। अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि 11 सर्विस का टाइम कम किया गया है, फिर बोल रहे हैं कि 204 में से 180 सर्विस जो है ये अवेलेबल है प्रवाह पोर्टल पे, 14 सर्विसेज ऑफलाइन रहेंगी, और 10 सर्विस आपको मिलेंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अदर पोर्टल पे, जैसे ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम हो गया, और जैसे आपका ई कुबे प्लेटफॉर्म हो गया, तो इस पर आपकी मिलती है। तो ये पॉइंट है, और यहीं पे हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट दोस्तों हो जाएगी। तो एक बार जरा मुझे +1 कर देना कि क्या आप लोग को इंफॉर्मेशन क्लियर है, आगे बढ़े। तो यहां पे दोस्तों ये इंफॉर्मेशन हमारी पूरी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, अरे एक बार आंखों में दिल बना दो यार, थोड़ा सा खुश रहो। आई नो कि पढ़ना बुरा लगता है, और स्पेशली ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बहुत आप समझते हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई कौन करता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आई नो कि चीजें टफ हैं, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया है, संशोधन कर दिया है बेसल 3 नॉर्म्स में, बेसल 3 नॉर्म्स में। अब दोस्तों ये बेसल 3 नॉर्म्स क्या है, तो बेटा बेसल कमेटी एक कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर बेसल सिटी में है, स्विट्जरलैंड में है। तो बेटा ये दुनिया भर के बैंकों के लिए अपने कुछ नॉर्म्स निकालती है, अपने कुछ गाइडलाइंस निकालती है। तो इसने पहले निकाला था बेसल 1 जो कंप्लीट हो चुका है, फिर दोस्तों इसने निकाला था बेसल 2 जो भी चल रहा है, भारत में चल रहा है। अब बेटा अब बेसल 3 है जो भारत में होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ, तो बेसल 3 नॉर्म टू ब्रॉडन क्रेडिट रेटिंग चॉइसेस फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अच्छा ठीक है, अब यहां पे दोस्तों क्या इसका मतलब है, अब आगे चलते हैं, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्लियर करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, देखो यहां बेटा यहां क्या बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया है, मतलब संशोधित कर दिया है दोस्तों। क्या किया है दोस्तों, बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस को, ये बेटा देखो यहां पे। हाँ, अब यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन। अगर आपको सिंपल करना है आप सीधे बोल दो बेसल 3 नॉर्म बोल दो आप,
या बेसल 3 गाइडलाइंस बोल दो, तो बेटा चाहे गाइडलाइंस बोलो, चाहे नॉर्म्स बोलो, चाहे ये बोलो, सब एक ही है, ठीक है। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, क्यों किया है, टू एक्सपेंड क्रेडिट रेटिंग ऑप्शंस फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अच्छा दोस्तों देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग ऑप्शन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा आपको हम पढ़ाते नहीं हमेशा कि मूडीज ने, फिच ने, मॉर्निंग स्टार ने, इसने भारत की रेटिंग को ये कर दिया वो कर दिया, हम पढ़ते हैं। तो बेटा जिस तरह से हमारे देशों की रेटिंग होती है, तो बेटा वैसे ही हमारे देश में बैंकों की भी रेटिंग होती है। यानी जो हमारे देश में बैंक काम करते हैं बेटा, इनको भी अपनी रेटिंग करवानी पड़ती है ताकि फाइनेंशियली कितने साउंड हैं। तो ये उसी रेटिंग की बात हो रही है। तो बेटा ये बात हो रही है, बट किस बैंक की नहीं हो रही है, कौन छोड़ के, तो लोकल एरिया बैंक को हम छोड़ दे रहे हैं, पेमेंट बैंक को हम छोड़ दे रहे हैं, और ग्रामीण बैंक को हम यहां पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 नॉर्म में कुछ चेंजेस किए हैं, और क्यों किए दोस्तों, ताकि क्रेडिट रेटिंग ऑप्शंस जो हैं हमारे देश में, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, तो इनके लिए ऑप्शन और इजी हो जाए बेसिकली। तो किस बैंक को इसमें डाला नहीं गया, तो इसमें ग्रामीण बैंकों को, स्मॉल ग्रामीण बैंक को, पेमेंट बैंक को, और लोकल एरिया बैंक को इसमें नहीं रखा गया, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसमें रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि बैंक आर नाउ परमिटेड टू यूज क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द मेसर्स। मेसर्स मतलब नहीं, आप समझो मेसर्स यानी जो कंपनी के जो मालिक वाली होते हैं, मेसर्स। आपने अपने शहर में देखा होगा, आप किसी जाओगे ना किसी रेस्टोरेंट में या फॉर एग्जांपल किसी शॉप वहां पे, तो मेसर्स लिखा होता है ना, मेसर्स। यानी कहने का मतलब ये केयर एज ग्लोबल IFSC लिमिटेड कंपनी से दोस्तों, ठीक है। केयर एज ग्लोबल IFSC Limited for assigning risk weightage to their claim for on the non-resident corporation located in International Financial Services Center, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, ये आपको लैंग्वेज बड़ी टफ लगेगी लेकिन मैं सिंपल करता हूं, ठीक है। देखो क्या बात हो रही, तो बेटा अब बैंकों को परमिशन दे दिया गया है कि आप अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा सकते हैं, किससे, केयर एज ग्लोबल, इस कंपनी से। नाम तो पहले नाम पढ़ लो, केयर एज ग्लोबल IFSC लिमिटेड कंपनी से, ठीक है। अब बेटा किस चीज की, फॉर असाइनिंग रिस्क वेटेज। अब इसका बेटा मतलब क्या हुआ, रिस्क, कितना रिस्क है, क्या, टू देयर क्लेम ऑन द नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब देखो, अब समझो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ये कलर चेंज नहीं हो पाएगा, तो अभी इस पे मैनेज करो, ठीक है। देखो यहां क्या बेटा बात हो रही है, तो यहां बेटा क्या बात हो रही है, हमने दोस्तों आपको समझाया है कि हमारे देश में गुजरात एक राज्य है। तो बेटा गुजरात में एक एरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट सिटी, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट सिटी। तो बेटा गिफ्ट सिटी मतलब मैंने पहले पढ़ाया, ये दोस्तों हमारे देश में पूरे जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ग्लोबल लेवल की, देश की, तो बेटा हमने एक हब बनाया दोस्तों, ये एक हब है, ठीक है। यहां बेटा आपको हर बैंक की ब्रांच मिल जाएगी, चाहे फॉरेन की हो चाहे भारत की, ठीक है। तो वैसे हम इनकी बात कर रहे हैं। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, ये फाइनेंशियल हब है, यानी इंडिया के बाहर की भी कंपनियां यहां पर आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक कंपनी है सिंगापुर की, एक बेटा कंपनी सिंगापुर की मान लो है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो बेटा ये सिंगापुर की म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये दोस्तों यहां पर बेटा आती है, अपना ऑफिस खोलती है। अब चूंकि दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो बेटा इसने क्या किया, इसने दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने लोन ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया। अच्छा, अब दोस्तों चूंकि ये कंपनी बाहर की है, भले इसका ऑफिस भारत में चल रहा है, अब बेटा मान लो कि इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया और कल को इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसका क्या जाएगा, ऑफिस तो है दोस्तों। तो बेटा अगर किसी बैंक को यह देखना है कि भाई हम इनको जो उधार दे रहे हैं तो हम पर कितना रिस्क आ रहा है, हम पे कितना रिस्क आ रहा है, तो बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जा सकते हो कहां पर, तो केयर एज जो कंपनी है ग्लोबल, तो बेटा इससे आप लोग अपनी रेटिंग करा सकते हो। यही बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बेटा क्या बोल रहे हैं, तो जो बैंक्स हैं वो इनके पास जा सकते हैं, किसके पास, केयर एज के पास। क्यों, देयर क्लेम ऑन द नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेशन, यानी ऐसी कंपनियां जो कि भारत की नहीं है, ठीक है। कहां पे दोस्तों, ये इसका मतलब गिफ्ट सिटी की बात यहां पे हो रही है, क्लियर। तो ये पॉइंट हमने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहां पे, अर्लियर बैंक कुड ओनली यूज रेटिंग फ्रॉम द 3 इंटरनेशनल एजेंसी, या तो फिच, या तो मूडीज और या तो S&P, ठीक है। तो बेटा पहले नियम क्या था,
तो पहले नियम यह था कि भाई अगर आप गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आप भले भारतीय बैंक है, तो अगर आपको अपनी रेटिंग करवानी है तो पहले आप इनसे करवाओ। किससे? फिच से, मूडीज से। मतलब जो आपको मतलब देखना है, रिस्क आपको देखना है, अगर आपको अपने रिस्क का पता करना है तो इनके पास जाओ, फिच के पास, मूडीज के पास या एसएनपी के पास। यानी चौथा कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। लेकिन अब दोस्तों चौथा ऑप्शन कर दिया गया है। कौन सी कंपनी? वो नाम आपको मालूम चल चुका है। तो आई होप गाइस कि अब आपको ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी हम क्या आपको बता रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, अब देखो अब क्या बोल रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड अ रेटिंग रिस्क वेटेज मैपिंग फॉर केयर ग्लोबल आईएफसी लिमिटेड एज फॉलो। इसका बेटा मतलब देखो, अब इतने बड़ी बड़ी लैंग्वेज में आपको याद नहीं रखना है। जो ये लिखा हुआ है ना, रेटिंग रिस्क वेट मैपिंग, छोड़ो। आप दोस्तों ये जानते हो, आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ना कि भाई भारत को इतना ग्रेड मिला था, इतना कर दिया गया है। तो बेटा यहां पर एक सिस्टम है। इसका मतलब अगर दोस्तों केयरएच किसी बैंक को ट्रिपल ए रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब बेटा उस बैंक के ऊपर केवल 20% का रिस्क है। अगर किसी बैंक को डबल ए मिल रहा है दोस्तों तो 30% का रिस्क है। अगर किसी बैंक को ए मिल रहा है तो 50% रिस्क है दोस्तों। अगर किसी बैंक को ट्रिपल बी मिल रहा है, ट्रिपल बाई, तो यह 100% रिस्क है। और अगर किसी बैंक को डबल बी मिलता है या उससे नीचे, तो आपके ऊपर 150% रिस्क है, 150% रिस्क है। यानी जो अमाउंट आपने उधार दिया है वो तो नहीं मिलना है, उसके अलावा भी लॉस आपका है मतलब। तो भैया ये आपकी रेटिंग है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ट्रिपल ए मतलब 20% रिस्क, डबल ए मतलब 30%, ए मतलब 50%, ट्रिपल बी मतलब 100% एंड डबल बी एंड बिलो 150%। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ेंगे, अब हल्की इंफॉर्मेशन, अब थोड़ा चैन मिलेगा आपको। हाँ यहां बेटा क्या बात हो रही है, एग्जिम पे। तो भैया एग्जिम पे गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। यहां दोस्तों क्या बात हो रही है, तो बेटा यहां पर बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर, मतलब देश के बाहर ट्रांजैक्शन करने की। अभी जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था अबाउट द कौन कंपनी, गो वाली, वो देश के अंदर की बात थी, ये देश के बाहर की बात हो रही। ठीक है, सो दोस्तों क्या इंफॉर्मेशन देखो, तो भाई एग्जिम पे दोस्तों ये हमारे देश की एक क्या है, एक फिनटेक कंपनी है बेंगलुरु बेस। हाँ, तो इनको दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन प्रिंसिपल, देखो ध्यान दो, वहां मैंने क्या पढ़ाया था, वहां मैंने पढ़ाया था फाइनल, यहां मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये दोस्तों ऑपरेट कर सकते हैं एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। एक बात देख लो, ठीक है, तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अब अच्छा, अब क्या बेटा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं करंटली एडियन इंडिया पहला, अमेजन पे दूसरा, कैश फ्री तीसरा, बिल्डेस चौथा, पेटन पांचवा, वर्ल्डलाइन छठवां। तो बेटा ये कंपनियां हैं जिनको दोस्तों ग्रांटेड फुल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। तो देखो भाई ये आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो बेटा आपको यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिला है किसको, एग्जिम पे को। तो फुल लाइसेंस किसको मिल चुका है, और ये डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही है, ये क्रॉस बॉर्डर की बात हो रही है। तो भारत में 6 कंपनियां हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांटेड फुल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया हुआ है। इनके नाम यहां पे दिए हुए हैं, ठीक है, इनके नाम आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखो यहां बेटा क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक। देखो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। हमारे देश में 6 पेमेंट बैंक हैं, हमारे देश में टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं, ठीक है, 6 हैं दोस्तों। अब बेटा इसमें से एक बैंक है पेटीएम। तो बेटा जो पेटीएम है उस पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सैंक्शन मतलब बैन लगाया हुआ है। तो अगर हम ऑपरेटिंग की बात करें तो बेटा 5 ही हैं दोस्तों। तो 5 बैंक ऑपरेशन में है। लेकिन दोस्तों इस 5 में बेटा क्या था, जो आपका जो एनएसडीएल है, अच्छा ये सबसे नया है दोस्तों, ये सबसे नया बैंक है पेमेंट बैंक में, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक है इसको अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शेड्यूल लिस्ट में शामिल नहीं किया था। शेड्यूल लिस्ट का बेटा मतलब क्या होता है, इसका बेटा मतलब होता है प्रॉपर पहचान। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग बैंक में जाओगे, बैंक में बेटा आप लोग जाओगे तो आपको बताए ना कि भले आपकी सरकारी जॉब है लेकिन 2 साल तक आप अंडर ट्रेनी रहते, आप 2 साल तक अंडर ट्रेनी रहते हैं। 2 साल के बाद आप बनते हैं परमानेंट मेंबर बनते हैं आप। तो बेटा ये भी क्या मतलब है, ये भी अंडर ट्रेनी थे। अब दोस्तों ये हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमानेंट मेंबर बन गए हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, यहां पर देखो क्या बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली इंक्लूडेड एनएसडीएल पेमेंट बैंक
NSDL Payment Bank Limited in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. हाँ देखो भाई, तो यहां बेटा क्या बात हो रही है, तो NSDL पेमेंट बैंक को सेकेंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है, यही इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों दी जा रही है। ठीक है, ये देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, दिस इंक्लूजन नोटिफाइड ऑन जून 19, 2025 एंड पब्लिश इन द, ये पढ़ना नहीं है आपको, एंड पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 10, नहीं आपको नहीं पढ़ना है, ये सब छोड़ देना, ये छोड़ देना, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ो दोस्तों। तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया, यानी एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है बेटा, ये हमारे देश का अब शेड्यूल बैंक बन चुका है, ये मतलब है इसका। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन, अच्छा, दिस बैंक कंप्लाई विथ स्पेसिफिक कंडीशन, इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट एज लेड आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 42 क्लॉज 6 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट लिखा हुआ है, ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए था 1949। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुना, यहां पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बेटा ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अब आप शेड्यूल बैंक बन चुके हो, तो अगर आप शेड्यूल बैंक बन चुके हो तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी बात माननी पड़ेगी, जो भी रिजर्व बोलेगा। जैसे एग्जांपल कैपिटल एडिक्वेसी, यानी आपके पास कितने, ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके पास कितने पर्याप्त अमाउंट में कैपिटल है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, यानी आपके एमडी सीईओ या आपके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ये सब। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए क्या करना है आपको, तो ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको बोलेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब क्या मेंशन है, तो बेटा ये सब मेंशन है कि मतलब कौन कौन से काम बैंक करने पड़ेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बाय अंडर द सेक्शन 42 क्लॉज 6 क्लॉज ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में सब मेंशन है कि एक शेड्यूल बैंक को कौन कौन से काम करने चाहिए, वो सब यहां पर मेंशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, अब क्या बोल रहे हैं, विद दिस इंक्लूजन एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड अटेन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक। इसका बेटा मतलब वही कि इट इज नाउ एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द बैंक रेट एंड द एमएसएफ। ये बेटा क्या बोल रहे हैं, यानी अब जो बैंक है, अब ये बैंक एलिजिबल हो गया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएफ पर और बैंक रेट पर लोन ले सकता है। ठीक है, दूसरा, इट कैन पार्टिसिपेट इन द क्लियरिंग हाउस अरेंजमेंट। इसका बेटा मतलब वो जो चेक पेमेंट की बात होती है, ये भी इंफॉर्मेशन आगे हमारे है भी क्लियरिंग हाउस के बारे में, जहां दोस्तों चेक क्लियर होते हैं। इट मस्ट मेंटेन कैश रिजर्व विद द आरबीआई एज प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 42। इसका बेटा मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, सीआरआर। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि भाई अब इनको रिजर्व बैंक के पास सीआरआर मेंटेन करना है। अब यहां क्यों लिखा है सेक्शन 42, तो बेटा हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया कि बैंकों को आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गेन्स इंप्रूव्ड रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, बैंक का रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, अब बेटा ये क्या है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, और बेटा हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की फॉर द मार्च 25। आप मुझसे लिख के ले लो, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन बनने का मतलब सबसे लेटेस्ट एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ है। अब मान लो उसमें क्वेश्चन नहीं बना तो ये मत बोलना कि सर उसमें आपने बोला था नहीं बना, किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर मार्च 25। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको पहले बता दूं दोस्तों। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का बेटा मतलब क्या होता है, तो बेटा ये जो इंडेक्स है, ये दोस्तों मेजरमेंट करता है कि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम हमने कितने लोग को पहुंचा दिया, यानी हमारे भारत में कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों या परिवार हैं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिनका अकाउंट है बैंक में, जो ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकों से, ये वो करता है मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो क्या इंफॉर्मेशन दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स दोस्तों आ चुका है, जो बेटा बढ़ गया कितना 4.3%। इसको कितना है स्कोर 67 इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात दोस्तों यहां पे हो रही है। ठीक है, यानी पिछले साल की इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों। अब पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पर देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक, विच मेजर्स द डेप्थ एंड रीचेस
ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। वही बोल रहे हैं कि भाई ये जो इंडेक्स है ये कैलकुलेट करता है कि हमारे देश में कितने लोग को हमने बैंकिंग सर्विस दी है, मतलब बेसिकली। तो बेटा ये कैलकुलेट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, रोज बाई 4.3%। तो ये 4.3% बढ़ गया दोस्तों। कब? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मतलब अगर हम 23-24 से कंपैरिजन करते हैं तो ये 4.3% बढ़ गया है परसेंटेज में दोस्तों, ठीक है। अब बेटा कितना बढ़ गया? अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं? तो बेटा ये आपको बता रहे हैं द इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 64.2 इन मार्च 24 टू 67 इन द मार्च 25। यानी ये आपको पढ़ना है दोस्तों। हाँ, ये तो कहने का मतलब कि 24-25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें जो हमारा इंडेक्स है ये दोस्तों कितना परसेंट बढ़ा है? 4.3 कितना हो गया? तो बेटा तो ये आपका हो गया 67 आपका हो गया, जबकि एक साल पहले ये 64.2 था। तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम कितना बढ़े हैं, 4.3%। तो भैया 64.2 से बढ़कर 67 दोस्तों हो चुका है। इसका बेटा मतलब ये है, अच्छा समझो। तो बेटा ये जो इंडेक्स है ये 0 से 100 के बीच में होता है, ठीक है। यानी गाइस आप जितना इधर जाओगे इसका मतलब आपके देश में इतना आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो रहा है, जितना उधर जाओगे उतना खराब है। तो बेटा कह रहे हैं हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए बेटा 67 पे, यानी हम इस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। यानी इतना समझ लो कि हमने अपने देश में बैंकिंग सिस्टम का भी 67% टारगेट अचीव किया। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा बेटा वो छोड़ देना, वो छोड़ दो, अभी आप इतना पढ़ो बस, काम का चीज। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बोला गया, देखो द एनुअल एफआई इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 21 इज 53। अच्छा, अब ये आपको और डीप में ले जा रहे हैं। ये बेटा बोलना कि 21 में कितना था? तो बेटा 21 में ये था आपका 53.9 था एज अगेंस्ट द, अब ये बोलना कि 17 में था, 17 में ये 43.4 था। तो ये आपको और डीप में लेके जा रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि 17 में 43.4 था, 21 में ये 51। ये आपको, अब देखो ये आपके ऊपर है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने डीप में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 17 में कितना था, 20 में कितना था, ये नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे पूछ सकता है 24-25 का जो हम पढ़ रहे हैं, और आपका एक साल पहले पूछ सकता है बस। तो ये अब आपके ऊपर है, आप चाहो पढ़ना चाहो चाहे छोड़ दो इसे आप, ठीक है। क्योंकि इतना पुराना आपसे पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे देखो। अब दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये कैसे क्या क्या होता है समझो। तो बेटा इसको सबसे पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया था अगस्त 21 में, ठीक है। अच्छा, अब जो ये इंडेक्स हम निकालते हैं तो इसमें कुछ पैरामीटर है। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं? तो बेटा इसमें आपका एक्सेस है, यूसेज है और क्वालिटी है। तो 3 तरह का बेटा पैरामीटर है, और आपसे इन तीनों पैरामीटर का वेटेज पूछ सकता है। एक्सेस का 35% है, यूसेज का 45% है, क्वालिटी का 20% है। यानी दोस्तों आपको बेटा यूसेज पढ़ना है ये 45%, मतलब पढ़ना तीनों है, मतलब याद रखना है आपको। तो सबसे ज्यादा वेटेज है यूसेज का, कितना? 45%। अच्छा, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं? तो बेटा बोल रहे हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें 0 से लेके 100 तक का स्कोर है, जो मैंने पहले बोला। यानी बेटा 0 की तरफ जाओगे तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब नहीं हो रहा है। और बेटा 100 मतलब यानी फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मैंने आपको यहां पहले समझा दिया, ये वाला पॉइंट। तो इसी पॉइंट को यहां पर ये बोल रहे हैं जो यहां लिखा है। अच्छा, द एफआई इंडेक्स पब्लिश एनुअली इन जुलाई एवरी ईयर। ये बेटा क्या बता रहे हैं कि जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये हर साल जुलाई में ही आता है। तो यहां पे हमारी ये इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपसे बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ का बेटा मतलब, विड्रॉ का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सैंक्शन हटा लिए, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सैंक्शन हटा लिए विड्रॉल कंडीशन ऑन द रेलिगेयर फिनवेस्ट कंपनी के ऊपर अंडर द करेक्टिव एक्शन प्लान। करेक्टिव एक्शन प्लान इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? देखो अब एक बात आपको ध्यान देनी है। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि हमारे देश में कोई बैंक है या दोस्तों कोई एनबीएफसी है, ये कैसे काम कर रही है। और बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा सीरियस इस पर रहता है कि ये बैंक है या जो एनबीएफसी है डूबने ना पाए, ये डूबने ना पाए, काम ठीक से करें। तो बेटा जब भी रिजर्व बैंक को लगता है कोई बैंक है ऐसा जो डूबने वाला है, तो बेटा इसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर लगाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाता है। क्या लगाता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव। और बेटा जब कोई एनबीएफसी है ये डूबने वाली है तो बेटा इन पर करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है, करेक्टिव एक्शन। तो पीसीए फॉर द बैंक्स एंड सीए फॉर द एनबीएफसी।
तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, करेक्टिव एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा करेक्टिव एक्शन प्लान का मतलब यह होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको अपने करेक्टिव एक्शन प्लान लिस्ट में डाल देता है कि पहले आप इन पॉइंट पर काम करो, और इस बीच में आप अपना बहुत सारा काम नहीं कर पाओगे। यानी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बांट पाओगे, आप अपने डायरेक्टर सैलरी नहीं बांट पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का पार्ट आप अपने शेयर होल्डर के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो। मतलब रिजर्व बैंक कई तरह का आपके ऊपर बैन लगा देता है और क्या बोलता है, पहले अपने आप को ठीक करो। और जब बेटा ये ठीक हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर से कंडीशन हटा लेता है। ठीक है, देखो क्या बात हो रही है। तो बेटा क्या बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली क्या बताया है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। द करेक्टिव एक्शन प्लान, द करेक्टिव एक्शन प्लान which was previously imposed on the Religare Finvest Limited, ये कंपनी का नाम है दोस्तों। हाँ, अब बेटा क्या बोल रहा है, a wholly owned subsidiary of the Religare, ये छोड़ दो, आप इतना पढ़ो बस यहां तक। हाँ, तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि Religare Finvest Limited के ऊपर जो करेक्टिव एक्शन प्लान था उसे हटा लिया गया है। ठीक है, आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, द कैप मतलब लिमिट was initially imposed on जनवरी 18 में दोस्तों। यानी बेटा कि जो ये कंपनी है Religare Finvest, तो इनके ऊपर कब ये लगा था एक्शन, करेक्टिव एक्शन प्लान कब लगाया गया था, तो ये आपको बताना है कि जनवरी 18 में ये लगा था। ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द, ठीक है, इसका ये सब छोड़ दो। तो बेटा कहने का मतलब पहली बार इस कंपनी के ऊपर कब लगा था करेक्टिव एक्शन प्लान, तो भाई ये जनवरी 18 2018 में लगाया गया था। तो एक पढ़ लो, ठीक है, आगे बढ़ो। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, देखो द एनबीएफसी मतलब वही कंपनी की बात हो रही है, ये कंपनी की बात हो रही है। The Religare had accumulated losses of 2270 CR till March 2022. The RBI had placed the NBFC under the corrective action plan framework due to, अच्छा ठीक है। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो 18 में लगाया गया था, लेकिन दोस्तों जब 22 में रिजर्व बैंक ने चेक किया तब भी ये लॉस में ही थे। मतलब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको ये बता रहा है कि क्यों इतनी बाद में हमने हटाया। 18 में लगाया था हमने, तो जब हमने 22 में चेक किया तब भी ये कंपनी 2270 सीआर में लॉस में थी, तो हमने इसलिए नहीं हटाया, अब जाके हटा रहे हैं, अब जाके हटा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये बता रहे हैं आपको दोस्तों। और देखो अब बेटा क्या बोल रहे हैं, द एनबीएफसी मतलब वही कंपनी मेड प्रोग्रेस बाय कंप्लीटिंग अ वन टाइम सेटलमेंट विद द 16 लैंडर मतलब बैंक इन मार्च 23, रिपेइंग ओवर द 9,000 करोड़ रुपए टू द बैंकिंग सिस्टम। तो बेटा ये बता रहे हैं कि देखो 22 में क्या हुआ था, 22 में कंपनी लॉस में थी, तो इसलिए हमने हटाया। अब बेटा फिर क्या हुआ 23 में, बेटा 23 में क्या हुआ, कंपनी ने किया वन टाइम सेटलमेंट, यानी एक बार में जितने बैंक थे 16 बैंक, तो इनका 9,000 करोड़ रुपए चुका दिया। अब चूंकि दोस्तों लोन चुक गया है, तो अब जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कंपनी के ऊपर से अपना करेक्टिव एक्शन प्लान हटा लिया है। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन थी, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस ऑफ द कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, ये बैंक कहां का बैंक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। दोस्तों क्यों कर दिया है वो देखो। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस ऑफ द कारवार कर्नाटका बेस्ड, यानी बेटा ये कहां पर है, तो ये कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नाम ही है दोस्तों। तो बेटा कर्नाटका स्टेट हो गया और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है कारवार, इसमें दोस्तों ये बैंक है, तो नाम से मालूम चल रहा है। तो कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कारवार का बैंक है, कर्नाटका का बैंक है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान देना, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है। अच्छा, लाइसेंस कैंसिल क्यों किया, ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल, यानी इस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं था, एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट, और न तो इनके पास अर्निंग का कोई एक वो है, मतलब प्लान है कोई कि कैसे अर्निंग हो, तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां दोस्तों बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लाइसेंस कैंसिल करता है, तो रिजर्व बैंक ने यहां पे किस किस एक्ट का और किस किस सेक्शन का यूज किया है, देखो यहां पे ध्यान से। तो सेक्शन 11 क्लॉज 1, सेक्शन 22 क्लॉज 3D, रीड विद द सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यह दोस्तों यहां पे 3 सेक्शन है। एक्ट कौन सा है, तो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और कौन कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन 11 क्लॉज 1, सेक्शन 22 क्लॉज 3D एंड सेक्शन 56।
ये 3 सेक्शन दोस्तों है और ये एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहां पर एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या बोल रहे हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कर लिया सरप्राइज वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन फॉर 50,000 करोड़ रुपए टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम में दोस्तों पैसा डालने के लिए। अब ये है क्या, आप बोलेंगे ये है क्या? देखिए दोस्तों, एक्चुअली बेटा क्या है कि जो हमारी भारत सरकार है, तो जो लोग दोस्तों जीएसटी मतलब साल भर अपना देते हैं जीएसटी, तो बेटा टैक्स की बात कर रहे हैं। आपको शायद ये पता होगा, हम पहले साल भर सरकार को टैक्स पे करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि भाई आपने जो टैक्स हमारा काटा है, ज्यादा काट लिया है, हमारी एक्सपेंस भी हुए, तो बेटा फिर हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल बेटा करते हैं तो सरकार हमको पैसे वापस करती है। तो यहां दोस्तों हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा भारत सरकार ने कई लोग का जीएसटी रिटर्न जो था वो दिया। अब बेटा जीएसटी रिटर्न दिया, कहां से दिया? तो भाई सरकार ने बैंकों से बोला, बैंकों ने दिया। तो बेटा ऐसा करने से हमारे बैंकिंग सिस्टम में अचानक से पैसे कम पड़ गए। तो पैसे कम ना हो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन किया, मतलब लोन दिया हमारे देश में बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो देखो दोस्तों, हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो लिखा ना जीएसटी आउटफ्लो। ये बेटा क्या बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी आउटफ्लो से हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम में पैसे कम पड़ गए। ठीक है, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा तो आरबीआई ने क्या किया, सरप्राइज मूव किया। तो बेटा इसने एक 2 दिन का दोस्तों 2 डे का 2 दिन का, यानी जो ये उधार दिया गया है वो 2 दिन के लिए सिर्फ, तो 2 दिन का वेरिएबल रेपो रेट, यहां क्या लिखा है वेरिएबल रेट रेपो, आप क्या पढ़ोगे वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन दोस्तों यहां पे कराया। ठीक है, ताकि जो पैसा है दोस्तों ये कितना 50,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग सिस्टम में डाला जाए। यानी कहने का मतलब यह सिंपल सा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन के थ्रू हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम में मतलब बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए का उधार दिया, वो भी 2 दिन के लिए, 2 डे का। ठीक है, अच्छा आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपए बैंक पुट इन बिड्स एग्रीगेटिंग 71,902 CR। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बेटा होता है कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही बैंक को इंफॉर्मेशन देते हैं ये लोग कि भाई हम कराने जा रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए का वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, तो जिसको पैसे लेने वो आ जाए। अब बेटा 50,000 करोड़ रुपए ही बांटने वाला है आरबीआई, लेकिन दोस्तों जो बैंक हैं जो लेने आए हैं वो काफी सारे बैंक आ गए, यानी टोटल बैंकों ने मिला जुला के डिमांड किया था 71,902 CR। तो बेटा इतनी डिमांड थी बैंक की, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवल दिया 50,000 करोड़ रुपए। तो बेटा ये बिड था, मतलब डिमांड थी, ये दिया गया दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कितना बिड आया था, तो 71,902 से का बिड आया था, लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उधार दिया है वो दिया है 50,000 करोड़ रुपए का। अच्छा ठीक है, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो टोटल अमाउंट कितना दोस्तों है, तो ये होल फिगर है, ये अमाउंट है दोस्तों। तो आरबीआई ने बेटा क्या किया, तो आरबीआई ने 50,001 करोड़ रुपए, तो बेटा ये उधार दिया कितने रेट पर, 5.58% रेट पर, यानी इतने ब्याज पर दिया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उधार दिया है तो ये 50,001 करोड़ उधार है दोस्तों, और कितने ब्याज पर, 5.58% ब्याज पर। तो एक पॉइंट ये भी आपको पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हमारी ये इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब गाइस फिर से मेरे पीछे जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं फिर से अपने शब्दों क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई मैं बोल रहा हूं एग्जाम में मिलेंगे, एग्जाम्स में नहीं बोल रहा हूं, हर एग्जाम में मिलेगा आपको जरूर। ठीक है, देखो तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दोस्तों आ चुका है, और ये बेटा इंक्रीज होकर 493.22 हो गया है दोस्तों एज ऑफ मार्च 25, यानी 31 मार्च, यानी 31 मार्च 25 की इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको दी जा रही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो इस पर हम बात करेंगे। आइए देखिए ध्यान से क्या बात यहां पे हो रही है। देखो तो क्या मुद्दा हमारा है वो देख लो, क्या मुद्दा है। तो डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, हम इसकी बात करें, कंटिन्यू टू सी रोबस्ट ग्रोथ, ठीक है, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दोस्तों आ चुका है, जिसने क्या बताया है, जिसने बताया है कि भाई 10.7% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस,
एज ऑफ 31 मार्च 25। यानी अगर हम दोस्तों 31 मार्च 24 से कंपैरिजन करें तो एक साल के बाद 31 मार्च 25 पे ये दोस्तों कितना बेटा हो गया, ये 10.7% दोस्तों बढ़ गया। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। ठीक, आगे देखो अब क्या इंफॉर्मेशन है। तो बेटा इंफॉर्मेशन ये तो आपका परसेंटेज ग्रोथ है। अब दोस्तों अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो जो हमारा डीपीआई है शॉर्ट में, ये बेटा इतना है 493.22 है इन द मार्च 25। ठीक है, और अगर हम एक साल पहले, अगर दोस्तों हम एक साल पहले से कंपेयर करें तो बेटा देखो ये, तो अगर हम 31 मार्च 24 की बात करें तो कितना था, ये था 445.5 था। ठीक, और अगर दोस्तों हम सितंबर की बात करें, यानी हम सितंबर 24 की बात करें तो ये आपका 465.33 था। तो क्या हमें ये तीनों पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, तीनों पढ़ना पड़ेगा आपको, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बेटा डीपीआई आपको हमेशा दो मिलता है एक साल में, एक बार मार्च का, एक बार सितंबर का। इसीलिए तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा कि इस बार मार्च में कितना हुआ, मार्च में तो 493.22, एक साल पहले मार्च में तो ये 445.5, और फिर सितंबर 24 में ये 465.33। तो ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आप पढ़ लो पहले तो। ठीक है, अब देखो अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों बोल रहे हैं द इंक्रीज इन द आरबीआई डीपीआई। ये मेन रीजन क्या है, मतलब हमारे देश में जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ इन द पैरामीटर्स लाइक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड पेमेंट परफॉर्मेंस। इसमें दोस्तों अब ये है क्या, अब ये क्या हो, तो ऐसे आप मत पढ़ो वरना आप समझ नहीं पाओगे। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूं। तो बेटा ये आप पहले देखो स्टैटिक पॉइंट देखो, तो यहां से आपको पिछला वाला इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा। देखो तो बेटा यहां पर क्या पॉइंट है, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये बेटा कब शुरू हुआ हमारे देश में, तो बेटा ये शुरू हुआ है जनवरी 1 21 में। ठीक, यानी 1 जनवरी 21 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट कितना बढ़ रहा है। अच्छा, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, विद द मार्च 18 आर एस द बेस। इसका बेटा मतलब दो, इसका मतलब बेटा हमें कैलकुलेट करना होता है कितना परसेंटेज बढ़ा, तो इसका एक बेस ईयर लिया गया, इसका एक बेस ईयर लिया गया मार्च 18। तो बेटा ये हमने बेस ईयर लिया और इसमें दोस्तों हमने 100 माना हुआ था, 100 कि जो हमारा डीपीआई है, जो हमारा डीपीआई है वो 100 है दोस्तों, ये मान के हम चल रहे थे। तो 21 में हमने शुरू किया, लेकिन दोस्तों डिजिटल पेमेंट जो हमारा है वो 21 से पहले शुरू हो चुका था ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई शुरू हो चुका था ना। तो बेटा इसीलिए रिजर्व बैंक क्या मान रहा है, 18 से हम मानेंगे। तो बेटा 18 को बेस माना गया और 18 में दोस्तों स्कोर 100 माना गया। तो बेटा ये आपका बेस ईयर है और ये आपका पॉइंट है 100 स्कोर है यहां से। अच्छा, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो बेटा जो हम स्कोर देख रहे हैं इस समय, जो स्कोर हम देख रहे हैं, तो ये स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं, कौन कौन से होइए, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रा सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, और इन पांचों का वेटेज क्या देखो, 25%, 10%, 15%, 45% एंड 5%। लिटरली गाइस आपके पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में क्वेश्चन ऐसे यहां से बन गया था कि जरा बताओ कितना वेटेज होता है इसका, मतलब आपको क्वेश्चन पूरा दे दिया कि भाई अभी डीपीआई आया था, इतना स्कोर था, इतना स्कोर था, अब ये बताओ कि कितना ये होता है इसका वेटेज, ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन। तो आपको ये पांचों नाम भी पढ़ने हैं और पांचों नाम के वेटेज पढ़ने हैं। अब बेटा क्या बोला पीछे, तो ग्रोथ क्यों हुई है, तो पेमेंट इंफ्रा सप्लाई साइड, हाँ यानी यानी गाइस आप देखो तो ये, यानी ये बोल रहा है कि इसमें काफी अच्छा काम हुआ है और इसमें काफी अच्छा काम हुआ है, ये आपको यहां बता रहे हैं कि पेमेंट इंफ्रा सप्लाई साइड एंड पेमेंट परफॉर्मेंस में दोस्तों काफी अच्छा ग्रोथ मिला है, इसीलिए हमारा नंबर बढ़ा है। तो ये आपको बता रहे हैं, देख लो भाई लोग। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख, लोगों ने भेज दिया यहाँ पे क्या,
हाँ, लोग भेज भेज देते हैं ना, इन्हें टकला दिखाना पड़ेगा मेरा। हाँ देखो भाई, ये चुंडी हमारी है ना चुंडी। एक बार की बात है, एक मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार ऐसा दोस्तों हुआ कि एक पंडित जी थे जो कि दोस्तों गंगा जी से नहा के निकल रहे थे। हाँ, जो कि गंगा जी से नहा के निकल रहे थे, पंडित जी थे, ठीक। अब वो जब निकल रहे थे दोस्तों, तो हुआ क्या, तो निकले नहीं आगे, और सामने से सरदार जी आ रहे थे, सरदार जी। तो सरदार जी और पंडित जी टकरा गए, आपस में टकरा गए। तो पंडित जी बड़े गुस्सा हो गए, ये राम राम राम, हम नहा के भी आए हैं, आप टकरा गए, हमारा धर्म भस्म कर दिए। तो सरदार जी ने बोला कि अरे पंडित जी, किसी के टकराने से धर्म भस्म कहाँ पे होता है, कहाँ पे लिखा है ऐसा। तो पंडित जी ने बोला कि आप नहीं समझेंगे, ये होता है। तो समझना क्यों होता है, कैसे होता है। तो पंडित जी ने बोला जो हमारी चुंडिया होती है ना, चुंडी है हमारी, तो ये एंटीना होती है, हमारी एंटीना, और सीधे कनेक्ट है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बोलते हुए मालूम चल जाता है हमें। हाँ, तो सरदार जी ने बोला कि अगर ऐसा आपका है तो हमारा पूरा छतरी है, जिसका मतलब पूरा ना छतरी है, तो हमारा कनेक्ट क्यों नहीं होता है, क्या हो गया ऐसा। अब पंडित जी बड़े पे हम बोले क्या, बात तो सही है, आपके पास चुंडी है, उनके पास छतरी है पूरी, है ना। अच्छा, ये मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको सुना रहा हूँ। अब पंडित जी क्या बोले, तो पंडित जी बोल रहे हैं कि अरे कैसे पकड़ेगा, जब आप नीचे से अर्थिंग दे देते हैं तो अर्थिंग में चला जाता है, तो आप नहीं पकड़ पाता है, हमारा पकड़ जाता है। तो ये एक चुटकुला है बस, ठीक है, और ये केवल एक चुटकुला है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो बेटा ये पॉइंट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, ट्वाइस अ ईयर, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो ये जो आपका डीपीआई है, ये एक साल में 2 बार आता है, एक साल में 2 बार आता है। कब, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर मंथ में, विद अ 4 मंथ लैग। तो एक बार बेटा मार्च में ये आता है, मतलब मार्च में डेटा, और एक सितंबर में, लेकिन 4 महीने गैप पर। अब समझो, इसका बेटा मतलब जो मार्च में आएगा 4 मंथ गैप, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी मार्च का डेटा हम जुलाई में दिखाएंगे, सितंबर का हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जैन में दिखाते हैं। तो ये भी याद रखना इस पॉइंट को, हंसो मत केवल, यहां पर एक पॉइंट देख लो ठीक है। तो एक पॉइंट आपको हमने ये दिखा दिया, ध्यान से देख लो भाई लोग, हम लोग क्या बात करें, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ ईयर फॉर मार्च एंड सितंबर, आप देख लेना, ठीक है।